Hello everyone, I hope you all are good and doing well with your studies. So this is lecture number 3 for marginal costing. I hope पहले दो लेक्चर completed है आपके साइड से. तो ये जो लेक्चर्स है उसमें मोर और लेस जो बेसिक सम्स है ना वो कंप्लीट हो जाएंगे और थोड़े बहुत जो एडवांस एग्जाम्पल है, ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे अपने. स्लोली एंड ग्रेजुअली हमको वहाँ पहुँचना है जहाँ पे एग्ज़ाम में जो सम आते हैं ना उस कैटेगरी के सम हम लोग कर पाए. बिफोर दैट हम लोग एक बेस क्रिएट कर रहे, एक जो होता है ना थिंकिंग प्रोसेस वो मार्जिनल कॉस्टिंग वाला, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली क्रिएट करना चाह रहे हैं. इसके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस सम्स हैं, ठीक है, इस वजह से अपने इतने सारे सम कर रहे हैं. अगर आप सम्स के अगर टोटल नंबर चेक करोगे ना तो आपको थोड़ा सरप्राइज लगेगा, बिकॉज आप ध्यान देना ये बेसिक सम्स फॉर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, ये शायद अप्रोक्स 15 सम है, आई थिंक सो 15 के आसपास, 14 है, ठीक है, 14 सम है इन टोटल. दैट इज़ ओनली रिलेटेड टू बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कंसेप्चुअल. वही कि भाई रिकवरी मोड होता है, फिर पीवी रेशियो का एप्लीकेशन कैसे होगा, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ पीवी रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या कहता है, वो सब सिखाने के लिए. फिर ये एडवांस सम होते हैं. एडवांस में भी इनिशियल कुछ सम बहुत ईजी है, लास्ट के कुछ सम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है. तो वो अपने वो अगर आप देखोगे तो वो अप्रोक्स 46 सम है, ठीक है. इसमें कुछ कैंसिल होंगे तो 40 के आसपास ये सम है. और उसके बाद प्रैक्टिस सम है आपके लिए, वो भी 14 है. तो 14 प्लस 40 46 है, प्लस बट 40 गिने अपने, प्लस प्रैक्टिस सम 14, ठीक है. बेसिक 14 सम है, उसके बाद 40 के आसपास एडवांस सम है और 14 सम और है. अप्रोक्स 68 to 70 सम हमको करने हैं मार्जिनल कॉस्टिंग को जस्टिफाई करने के लिए प्रॉपरली, ठीक है. तो अभी तक जो अपने काम कर रहे हैं ना, दैट इज़ ओनली टू क्रिएट बेस अबाउट मार्जिनल कॉस्टिंग. आपका प्रॉपर थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाए मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए, ताकि अपने सम में आगे बढ़ पाए. फिर ओके, चलो रीड करना आप लोग. दैट इज सम नंबर 12. हाँ, जो बेसिक वाला पार्ट चल रहा है ना उसी में सम नंबर 12. द स्पोर्ट्स मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बजटेड द फॉलोइंग डेटा फॉर द कमिंग ईयर, ठीक है. सम नंबर 12 है ये. सेल्स इज 1 लाख यूनिट, 1 लाख रुपीज़. तो ये तो क्या हो गया, 1 रुपी हो गया ना पर यूनिट. वेरिएबल कॉस्ट 40,000 फॉर 1 लाख यूनिट, तो 0.4. फिक्स कॉस्ट टोटल 50,000 है, तो वी कैन से प्रॉफिट कितना होगा आपका 10,000. और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा 0.6. इससे ना एक चीज़ बहुत क्लियर हो जाती है, ध्यान देना. सेल्स में से 60% आपका पीवी रेशियो है और 40% वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज है, ठीक है. अगर निकालना हो तो इस तरीके से ये यूज़ हो सकता है. इसका पूछा गया है उसने, कैलकुलेट पीवी रेशियो. ये तो काम ही ईजी हो गया. पीवी रेशियो कितना है 60%, पता चल गया. वेरिएबल कॉस्ट ये 1 रुपी है वो पता चल रहा है, या टोटल में भी जाए तो 1 लाख में से 40,000 अगर वेरिएबल है तो 60,000 कॉन्ट्रीब्यूशन होगा. 60,000 इज 60% ऑफ 1 लाख, तो पीवी रेशियो इज 60%. बीपी, तो बीपी का फॉर्मूला क्या था, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. अगर अपने सीधा वैल्यू में निकालें तो फिक्स कॉस्ट यहाँ पे है 50,000 और पीवी रेशियो इज 60%, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 0.6. योर आंसर इज 83,033 रुपीज़. क्लियर है, ये आपका बीपी आ गया. यूनिट में चाहिए तो 50,000 डिवाइडेड बाय 0.6 ही तो होगा ना. यूनिट भी वही होगा ना, 1 रुपी सेलिंग प्राइस, तो यूनिट में भी वही आएगा 33 यूनिट्स. क्लियर है, 1 रुपीज़ इज सेलिंग प्राइस, तो यूनिट में भी वही आएगा. 0.6 कर दे अपने, क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीपीयू, बीईपी इन यूनिट, तो यही फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीपीयू. तो इस तरीके से आ जाएगा. लकीली दोनों आंसर सेम है, बिकॉज 1 रुपी इज सेलिंग प्राइस. फिर क्या पूछा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी. दैट इज ऑल्सो सो सिंपल टू कैलकुलेट. 1 लाख में से आपका कितना है 83,337 ना, तो 1 लाख में से 83,337 माइनस करें, सॉरी 83,333, तो 16,667 रुपीज़, दैट इज़ MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी.
खैर हमको पता था कि प्रॉफिट कितना है 10,000, बट अगर आप प्रीवियस लेक्चर याद करो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, मीन्स मैं ऐसे बोलना चाह रहा था कि अगर आपका 0 से लेके 1 लाख रुपए का सेल है, क्लियर है, जो डेटा था उसमें, और आपका BEP 83,333 है, ठीक है, तो जो आप प्रॉफिट ये वाले रेंज में, मतलब जो कंट्रीब्यूशन जनरेट करोगे ना अप टू BEP, इट विल काउंट योर फिक्स कॉस्ट को रिकवर करवाएगा। फिर इसके बाद ये एक्स्ट्रा कितना है, तो आंसर आया 16,667। इसका जो कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन कितना होता है 60%। ये जो है 8333, इसमें भी कंट्रीब्यूशन तो आता ही है 60%। तो आप 83,333 का 60% करें अपने, तो वो आएगा अप्रोक्स 50,000 रुपीज़। कितना आ रहा है 50। बट इसको मैं प्रॉफिट नहीं बोल पाऊंगा बिकॉज इनिशियली इट विल कंट्रीब्यूट टू फिक्स कॉस्ट, टू रिकवर फिक्स कॉस्ट, ठीक है। वो रिकवर हो गया, उसके बाद जो सेल्स आगे जाएगा कितना एक्स्ट्रा है, जिसको अपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड मैनर में, 16,667, उसमें जो कंट्रीब्यूशन आएगा ना दैट विल स्ट्रेट अवे कंट्रीब्यूट टू योर प्रॉफिट। फर्स्ट लेक्चर में ऐसा बोला है अपने ने कि पहले जो कंट्रीब्यूशन आता है उसको लेके हम दिखाते हैं कि इसको है फिक्स कॉस्ट को। वंस यू आर एबल टू रिकवर योर फिक्स कॉस्ट देन सीधा सीधा वो कहाँ कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट में। तो ये है ना, ये हमारा वो बैरियर पॉइंट है। इससे अगर आगे निकल गए तो इसके बाद जितना सेल्स करोगे उसमें जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो सीधा सीधा क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। तभी तो अपने ऐसा बोलते थे कि ये 16,667 दैट इज सेल्स ओवर एंड अबव BEP ना, उसको उठाओ, उसको बोलेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। उसमें कितना कंट्रीब्यूशन होता है, तो 60%। कोई भी सेल्स में 60% कंट्रीब्यूशन है, तो 16,667 का 60% करे, यू विल गेट द आंसर इज दैट इज व्हाट 10,000 रुपीज, दैट इज माई प्रॉफिट। तो 10,000 प्रॉफिट तो दिया ही था वैसे इन्होंने, तो ये रहा ना, अपने ने निकाला है। 1 लाख में से 40 माइनस करो और 50 माइनस करो, क्लियर है। ओके, तो ये तीनों चीज़ें मैंने निकाल दी है। खैर प्रॉपरली लिखेंगे अपने, फिर उसके बाद ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, वो अपने बाद में देखते हैं। पहले अपने इसको प्रॉपरली लिख ले। सम नंबर 12, अगेन चल तो रहा है बेसिक ही। क्लियर है। चलो इसमें पहले डेटा जो दिया है वो लिख देते हैं। सेल्स दिया था 1 लाख, ठीक है, यूनिट्स भी देते 1 लाख यूनिट्स, वेरिएबल कॉस्ट 40,000, तो अपने बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन इज 60,000। अगर अपने पर यूनिट में लिखे एक बार तो 1 रुपी, 0.4 एंड 0.6, ठीक है, इतना इनफ है। फिर आप लिखने को लिख सकते हो कि उसमें फिक्स कॉस्ट 50,000 था, बट खैर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अब क्या पूछा, PV रेशियो ना, तो अपने सीधा निकाल देते हैं PV रेशियो। अब करना चाहो तो पर यूनिट डेटा भी उठा सकते हो, 0.6/1 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज़ व्हाट 60%। ये आंसर आ गया एक, ठीक है। दूसरा क्या पूछ रहा था, BEP, तो BEP इन रुपीज़ निकालना हो, क्योंकि दोनों निकालना पॉसिबल है, तो BEP इन रुपीज़ इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय PV रेशियो। फिक्स कॉस्ट था 50,000, PV रेशियो हमने निकाला दैट फिक्स कॉस्ट 50,000 है, वो दिखाने के लिए यहाँ है, ये रहा 50,000, ठीक है। PV रेशियो कितना है 60%, तो 0.6, आंसर इज 83,333 रुपीज़। और BEP इन यूनिट्स चाहिए, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन CPU। लकीली ये भी तो यही है 0.6,
इसको 60% भी रख सकते हैं, कभी कभी किसी को दुख नहीं होना चाहिए ये कि सर 60% रखो ना, तो रखो, क्या फ़र्क पड़ता है। पर ध्यान नहीं देना 50,000 डिवाइडेड बाय 60 नहीं कर सकते, 60% को रिस्पेक्ट करना है कि नहीं। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 60, फिर परसेंटेज का सिंबल दबाओ, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो ये भी एक्चुअली यही आएगा यूनिट्स, क्योंकि 1 रुपी पर यूनिट था ना सेलिंग प्राइस। क्लियर है, तो मैं ऐसा बोल रहा था, आप यहाँ पे चाहो तो 0.6 से भी चला सकते हो अगर समझ में आ रहा है तो ये काम हो गया। उसके बाद आया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए फॉर्मूला ये रहा, MOS इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस BP सेल। तो एक्चुअल सेल्स तो था ₹1 लाख, BP सेल्स था 83,333, तो आ गया 16,667 रुपीज़। क्लियर है, ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया। तो उसके बाद अगर क्वेश्चन चेक करोगे ना तो क्या बोल रहा है, इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ, किस पे इफेक्ट पता है, ये तीनों निकालना है, पीवी रेशियो, बीईपी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तीनों निकालना ही है आपको। कैसे कैसे, तो पहला केस कि देयर इज 20% इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। तो ध्यान देना, जब सेल्स वॉल्यूम बढ़ता है ना, हम लोग मान लो हमारा इसी केस को लेते हैं, 1 लाख रुपीज इज एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, अब आप 83,333 पे बीईपी थे, तो अभी कंफर्ट कितना है, 16,000 समथिंग का ही कंपोनेंट है जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अगर इसमें कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछे हमको तो ये रहा 16,607 रुपीज़। ठीक है, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो पूछे, याद करो एक लास्ट को लेक्चर में लास्ट जो सम था, शायद एक आध सम पहले था, लास्ट टू लास्ट सम था, ठीक है, उसमें पूछा था मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो इज अ परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टोटल सेल्स, मतलब टोटल सेल्स 1 लाख रुपए का है, उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर 20,000 है, मीन्स बीपी 80,000 है, तो हम लोग बोलेंगे कि 20% इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये जितना ज़्यादा हो उतना बेटर है। ये ज़्यादा तब हो सकता है जब आप मार्जिन ऑफ बीईपी से ज़्यादा सेल्स करो। ठीक है, बीईपी से ज़्यादा सेल्स करो, और जितना ज़्यादा सेल्स करोगे बीईपी से उतना मार्जिन ऑफ सेफ्टी हाई होगा। क्लियर है, तो इस केस में अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो निकालना है तो 16.67 होगा ना, क्योंकि पूरा सेल्स 1 लाख, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना 16,000, तो 16.66% के आसपास रहेगा। अब मैं ये बोल रहा हूँ, पहला आपको इवैल्यूएट द इफेक्ट ढूंढना है किसका, और इफेक्ट तीनों पे, हाँ तीनों पे, मीन्स पीवी रेशियो पे क्या चेंज आएगा वो बताओ, बीईपी पे क्या चेंज आएगा और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे क्या चेंज आएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हर एक बार निकालना। पहला मैं एक करवा देता हूँ आपको, क्या बोल रहा है कि 20% इंक्रीज इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम, अगर वो बढ़ जाए तो ध्यान देना, चलो अपने यहाँ पे लिखते हैं, ये हो जाएगा इवैल्यूएशन ऑफ इफेक्ट्स। उसमें नंबर ए था 20% इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम, मतलब यूनिट बढ़ा दिए। तो यूनिट सेलिंग प्राइस अगर याद हो तो आपका ये रहा 1 रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 0.4, तो CPU कितना हो जाएगा 0.6, फिक्स कॉस्ट कितना था ₹50,000। और इसका इफेक्ट 3 पैरामीटर पे चेक करना है, पहला पीवी रेशियो, उसके बाद दूसरा बीईपी पे, और तीसरा MOS पे। ये तीनों चेक करना है हमको कि इस पे क्या इफेक्ट आया। आपके यूनिट बढ़ने से कोई पीवी रेशियो नहीं बढ़ जाता है या पीवी रेशियो कम नहीं होगा, क्योंकि देखो पीवी रेशियो में आपका पीवी रेशियो मीन्स C/S ना। तो मान लो आप 1 यूनिट हो, 100 यूनिट हो कि 1000 यूनिट हो, सुनना ध्यान से, अगर अपने यहाँ पे सेलिंग प्राइस रखे तो अगर 1 रुपी है जो अपना डेटा है तो ये 1 है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 0.4, तो CPU कितना होगा 0.6। ये दो डेटा उठा के तो हम लोग निकालते हैं कि कंट्रीब्यूशन कितने परसेंटेज है आपके सेल्स में। अब है ना, ये जो डेटा आता है ना, दैट इज डिपेंड ऑन दैट 2 फैक्टर कि वेरिएबल कॉस्ट कितना है और सेल्स कितना है। ये दोनों लीनियरली बढ़ते हैं, मतलब सेल्स बढ़ेगा उतना ही वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शनेट बेसिस पे बढ़ेगा। तो कभी भी ये जो इन दोनों का जो परसेंटेज का रिलेशन होता है ना, वो कभी भी ब्रेक नहीं होता है अगर आप सिर्फ यूनिट को बढ़ाते जाओ। हाँ, अगर आप ये 0.4 की जगह बोलो नहीं अब से 0.3 लगेगा, देन पीवी रेशियो में इम्पैक्ट आ सकता है।
अदरवाइज यूनिट बढ़ने से इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, मान लो यहाँ पे 100 है तो ये 40 होगा, ये 60 होगा ना, ये 1000 है तो ये 400 हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा, 1 लाख है तो ये 1 लाख हो जाएगा, ये हो जाएगा 40,000, ये हो जाएगा 60,000। सिर्फ यूनिट बढ़ने से आपका पीवी रेशियो थोड़ी ना कुछ चेंज होगा। क्लियर है? तो पीवी रेशियो विल रिमेन सेम। अगर पीवी रेशियो अगर सेम ही रहेगा, मतलब अगर निकालना भी हो अपने को, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं C/S मल्टीप्लाई बाय 100। उसके लिए मुझे आगे कुछ देखना नहीं है कि आप कितने यूनिट बेच रहे हो आप, ठीक है, दैट इज़ व्हाट 60%। यूनिट बढ़ जाने से बीईपी तो जो है ना वही रहने वाला है। व्हाट इज योर बीईपी? 83,333 ना। तो बीईपी का फॉर्मूला आप ध्यान देना, अगर अपने सीपीयू से निकाले तो बीईपी अपॉन सीपीयू है ना, सॉरी फिक्स कॉस्ट अपॉन सीपीयू। क्या हम लोग यूनिट ज़्यादा बेचेंगे तो उसकी वजह से, सुनना ध्यान से, आप 1 रुपये में यूनिट बेच रहे हो, 0.4 उसका वेरिएबल कॉस्ट है, 0.6 इज योर रिकवरी पर यूनिट, दैट इज कॉल्ड सीपीयू। ठीक है, पहले हम लोग 1 लाख यूनिट बेचते थे, 1 रुपये का है, अब उससे ज़्यादा बेच रहे हैं। बट क्या उससे, सुनना ध्यान से, यूनिट ज़्यादा बेच रहे हैं, आप ना थोड़ा और सेफ जोन में जा रहे हो, बट इसमें बीपी में थोड़ी ना कुछ चेंज आएगा। बीपी बहुत क्लियर है कि आपका टारगेट 50,000 है, आप याद करो फर्स्ट लेक्चर, 50,000 इज योर टारगेट, और आपको हर एक यूनिट के साथ 0.6 का रिकवरी मिलेगा। हाँ, अगर ये रिकवरी में चेंज आ जाए, मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट में अगर चेंज आ जाए तो जो टारगेट है ना, टारगेट से मेरा मतलब है बीईपी, उसको आप पास ला सकते हो या दूर जा सकता है। मीन्स मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि आप इन दोनों में से कोई भी चेंज करना है करो। अगर ये 0.7 हो जाए ना, और 0.7 कैसे हो सकता है, होने को यहाँ पे 1.1 कर दो, ये 0.4 रखो तो भी 0.7 हो सकता है, या इसको अपने 1 रखे और इसको 0.3 कर दे तो भी तो 0.7 हो सकता है। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपको जो करना है करो, ठीक है। अगर ये जो 0.6 है ना वो चेंज हो जाए कुछ तरीके से, या बढ़ जाए या कम हो जाए, तभी जाके आपका बीईपी में चेंज आ सकता है। ये फर्स्ट रीज़न हो गया। सेकंड रीज़न है, और यहाँ पे सुनना ध्यान, सेकंड रीज़न बाद में डिस्कस करते हैं। कंट्रीब्यूशन चेंज होने में 2 फैक्टर काम करते हैं। आप सेलिंग प्राइस चेंज करते भी सीपीयू चेंज कर सकते हो, या वेरिएबल कॉस्ट चेंज करके भी सीपीयू चेंज कर सकते हो। जब तक सीपीयू में मूवमेंट नहीं आएगा ना, आई मीन टू से दैट, मान लो ये 1.1 कर दिया और ये 0.5 कर दिया, तो ये बचा कितना, 0.6। ये चेंज हुआ दोनों, वो 1.1 से बढ़ा और कॉस्ट भी आपका 0.1 से बढ़ गया। ये था ना 1 से 1.1, ये 0.4 से 0.5, ऑफसेट होके सीपीयू में कोई चेंज नहीं आया है। कभी कभी लोग ऐसा बोलते हैं कि सेलिंग प्राइस चेंज करने से बीईपी चेंज हो जाता है। वैसे करेक्ट है, क्योंकि सिर्फ अगर आप सेलिंग प्राइस चेंज करोगे, योर वेरिएबल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, देन ऑटोमेटिकली अपने ऐसा बोलेंगे कि सीपीयू चेंज हो जाएगा। अगर सीपीयू चेंज हो गया तो आपका जो बीईपी है ना, उसमें प्लस माइनस हो सकता है। बिकॉज बहुत सिंपल तो कैलकुलेशन है, 50,000 का टारगेट है, आप रिकवरी करना स्टार्ट करो। अगर पर यूनिट रिकवरी 0.6 का है तो आपको वहाँ पहुँचते पहुँचते 83,333 यूनिट लगेंगे। क्लियर है? अगर आप पर यूनिट रिकवरी चेंज कर दो, टारगेट तो 50,000 ही है, रिकवरी बढ़ा दो, 0.7 कर दो तो जल्दी यूनिट आ जाएंगे। अगर रिकवरी कम कर दो 0.5 तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। क्लियर है? तो इस वजह से मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि बीईपी में चेंज 2 रीज़न से ही आ सकता है। एक रीज़न कि आप अपना सीपीयू चेंज कर दो, और दूसरा रीज़न कि फिक्स कॉस्ट प्लस माइनस हो जाए। पहले टारगेट 50,000 का था ना, बोले अब 60,000 का है, तो अब ज़्यादा टाइम लगेगा अगर वही स्पीड से गए तो। क्लियर है? तो यहाँ पे तो पहले वाला तो क्या बोल रहा है, पहले वाला तो बहुत सिंपल बोल रहा है ना कि इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। सेल्स वॉल्यूम आपका बढ़ा है, तो सेल्स वॉल्यूम बढ़ा है तो ना ही आपका सीपीयू पर यूनिट जो है वो चेंज हुआ है, ना ही फिक्स कॉस्ट चेंज हुआ है, तो बीईपी भी आपका सेम ही रहेगा। ठीक है? तो लोग लगेगा सर इसमें इफेक्ट कहाँ पे आ रहा है, बताता हूँ मैं, 1 मिनट सुनना ध्यान से। यहाँ पे पहले इसको कंप्लीट कर दे। तो पीवी रेशियो हो गया। बीईपी अगर कोई पूछे इन रुपीस, अगर अपन निकालें तो आ जाए फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो या सीपीयू। ठीक है, जो भी सीपीयू निकालोगे तो पर यूनिट यूनिट्स में आएगा। तो फिक्स रेशियो, फिक्स कॉस्ट कितना है, 50,000, और पीवी रेशियो है 0.6, तो ये आ जाएगा 83,333 रुपीज़। यूनिट में निकालो तो भी वही आएगा, क्योंकि 1 रुपी पर यूनिट अपना कॉस्ट चल रहा है। क्लियर है? अब
थर्ड जो है ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी, उसमें चेंज आएगा। क्यों, आप समझो ध्यान से, आप यूनिट बढ़ाते हो ना तो जो कंफर्ट जोन है, ऑलरेडी यू आर इन कंफर्ट जोन, ठीक है, बीईपी से तो ऊपर ऑपरेट कर रहे हो, अब जितना ज़्यादा बढ़ाते जाओगे उतना आप सेफ फील करोगे, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो वही रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास सेफ्टी कितना है। तो अभी अगर सेल्स देखेंगे ना, ध्यान देना, तो 1,20,000 रुपीज़ हो जाएगा, 20% यूनिट बढ़ा दिए ना, तो अगर ये है तो, और बीईपी आपका 80, बीईपी तो वही रहने वाला है, आप लोग का बीईपी मान लो 8333 है, आप 2 लाख रुपए का सेल्स कर रहे हो, अब 3 लाख का सेल्स करोगे, दैट डजंट मीन कि बीईपी में कुछ चेंज हो गया, बीईपी तो स्टिल रिमेन 83,333। हाँ, आपका जो कंफर्ट है ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्या बीईपी से कितना ज़्यादा हो, वो आपका बढ़ जाएगा। तो ऑफकोर्स इस बार बढ़ रहा है, इस बार आंसर आएगा 36,667। आप करके देखना, 1,20,000 माइनस 83,333, क्लियर है, 36,667, दैट इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसके अलावा जो चीज़ देखनी है हमको, ये सब में एक बार ध्यान देना आप लोग, व्हाट इज योर एग्जिस्टिंग सेल, एग्जिस्टिंग जो सेल्स था आपका, वही रहा डेटा, दैट वाज 1 लाख रुपीज़, एग्जिस्टिंग सेल्स जो था वो 1 लाख रुपीज़ था, क्लियर है, ये डेटा अवेलेबल है अपने पास, और उसमें आपका प्रॉफिट कितना आ रहा था, 10,000 रुपीज़। अब आपका सेल्स 1 लाख से बढ़ के 1,20,000 हो गया है, तो एक बात सुनना ध्यान से आप लोग, क्या आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, ऑफकोर्स बढ़ेगा, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्या आपका प्रॉफिट सीधा 20,000 से बढ़ जाएगा, मीन्स पहले 10,000 था, अब 30,000 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपका सेल्स 20,000 से बढ़ा है, दैट डजंट मीन कि आपका प्रॉफिट 20,000 से बढ़ेगा, प्रॉफिट उतने से ही बढ़ेगा जो आपका इंक्रीज इन सेल्स है ना, योर सेल्स इज इंक्रीज बाय ₹20,000, तो बस वो 20,000 में कंट्रीब्यूशन कितना है वो बता दो, ठीक है। तो योर पीवी रेशियो इज 60%, योर पीवी रेशियो इज 60% ना, ये डेटा अपने पास है ही, आपका चेक करो अपना पीवी रेशियो कितना है, 60% है। तो जो सेल्स इंक्रीज हुआ है ना 20,000, उसका अगर 60% करे तो 12,000 रुपये आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, दैट इज कन्फर्म। इट मीन्स your new profit, if your sales is 1,20,000, your new profit will be existing profit 10,000 plus incremental profit, that is what 12,000, तो टोटल कितना हो जाएगा 22,000, क्लियर है। क्योंकि बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट है ना ही वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आया पर यूनिट, ठीक है, वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑब्वियसली चेंज होगा, बिकॉज व्हेन वी आर सेलिंग 1 लाख यूनिट, जब सेल्स 1 लाख रुपीज़ था, या 1 लाख यूनिट बोले इन गिवन केस, बिकॉज सेलिंग प्राइस तो 1 रुपी है, क्लियर है, तो तब आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट था 40, तो अब जब 1,20,000 होगा तो ऑब्वियस है टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो इंक्रीज होगा ना। सेल्स मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों में लीनियर रिलेशनशिप है, ठीक है, दोनों एक साथ बढ़ेंगे, दोनों एक साथ कम होंगे। हाँ, बट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं हुआ है, ये सब चीज़ें कांस्टेंट रहती है ना, मीन्स आपका पीवी रेशियो कांस्टेंट रहता है, तो जितना सेल्स बढ़ेगा ना, वो जो इंक्रीज इन सेल्स है उसमें जो आपका पीवी रेशियो है, कॉन्ट्रीब्यूशन जो है, ठीक है, वो आपका सीधा प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करेगा, क्लियर है। तो अगर ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पे आपका ये 22,000 प्रॉफिट आया, वो मैं अगर पूरा कैलकुलेशन करूँ, ठीक है, प्रॉपर, तो ध्यान देना यहाँ पे, वैसे ये रिक्वायर्ड नहीं है बट अपने एक बार कर लेते कि आपका सेल्स है 1,20,000, मीन्स यूनिट्स में अगर कोई बोले तो 1,20,000 यूनिट्स होंगे, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट था 0.4 पर यूनिट, याद हो तो ये हो जाएगा 48,000। कैसे लाए, तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.4 पर यूनिट था ना, तो आपका कंट्रीब्यूशन विल बी 1,20,000 माइनस 48,000, 72,000, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करें, दैट इज़ व्हाट 50,000, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 22,000। ये तो मैंने पहले बोल दिया विदाउट कैलकुलेशन। एक और पैटर्न ध्यान देना, हम लोग है ना वो इनिशियल लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं अभी, तभी बहुत सारे वैरायटी को एक्सप्लोर करते हैं अपने, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सम आगे वहाँ पे यहाँ पे ये सम जो ना वो ख़त्म हो गया है, एक्चुअली वो इसको आगे ड्रैग करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट सिंस वी आर एट इनिशियल स्टेज ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, तो इट इज़ एडवाइजेबल कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न से समझने का ट्राई करें, बिकॉज कौन सा वाला ब्रेन या कौन सा वाला लॉजिक कौन से सम में लगेगा ना, वो जानना सबसे इंपॉर्टेंट है इन मार्जिनल कॉस्टिंग, क्लियर है। तो कन्वेंशनल पैटर्न से नहीं सोचे, जितने भी पॉसिबल पैटर्न है ना सबसे एक बार सोच के आगे बढ़े, क्लियर है। तो
एक और चीज़ जो था, हम लोग ऐसे हर बार बोलते हैं कि 0 से लेके 1,20,000 का सेल्स है, आपका बीईपी था 83,333, ठीक है। तो यहाँ पे 83,333 का 60% जो है पीवी रेशियो, मतलब जो कंट्रीब्यूशन होता है वो आएगा 50,000। तो वो वहाँ तक तो आपको बीईपी पहुँचाएगा, ये वाला पार्ट ने आपको कहाँ पहुँचाया, बीईपी तक, ठीक है। इसके बाद इसको बोला जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो कितना है, तो 1,20,000 माइनस 83,333, ठीक है, दैट इज़ 36,667। उसका जब 60% करेंगे, 60% इज योर पीवी रेशियो, तो आंसर आ जाएगा सीधा क्या, प्रॉफिट 22,000, दैट इज़ योर टोटल प्रॉफिट। हाँ, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है। मैंने एक और ब्लॉग बनाया था यहाँ पे कि यहाँ पे 1 लाख है, तो जब 1 लाख था ना, वी आर ऑलरेडी इन प्रॉफिट, तब प्रॉफिट कितना था, 10,000 रुपये। तो अब यहाँ से यहाँ कितना बढ़े एक्स्ट्रा, तो वो 20,000 एक्स्ट्रा सेल्स हुआ है, तो इसका 60% करो, कितना होगा, 12,000। तो इतना प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। 10 + 12, आंसर इज व्हाट, 22। तो मैं जानबूझ के सारे चीज़ों को अपने एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, बहुत आप देख रहे होगे ध्यान से, तो चीज़ें वही रिपीटेडली आपके सामने वापस आ रही हैं। क्लियर है। खैर हमको ये सब नहीं लिखना था, अपना आंसर जो था ना, पहले तो ये है, आप है ना बेसिक आंसर यहाँ पे पॉज करके ख़त्म कर दो, ठीक है। ये बेसिक आंसर है। बेसिक आंसर नंबर 1 ये रहा, दैट इज़ व्हाट, पीवी रेशियो। क्लियर है। फिर ये रहा आंसर नंबर 2, दैट इज़ व्हाट, बीईपी इन यूनिट्स एंड बीईपी इन रुपीज़। ये दोनों आंसर है, ठीक है। बीईपी का ये रुपीज़ में है और ये यूनिट्स में है। कभी भी दोनों इक्वल नहीं होता। यहाँ पे तो 1 रुपीज़ सेलिंग प्राइस, दैट्स वाई रुपीज़ एंड रुपीज़ और यूनिट में सेम है, और ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। क्लियर है। तो आप ये आंसर पहले ख़त्म कर दो। क्लियर है। उसके बाद इवैल्यूएशन द इफेक्ट, उसमें केस ए है दैट 20% इंक्रीज इन सेल्स, तो उसमें आंसर में ये आएगा। क्लियर है कि पीवी रेशियो तो वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज यूनिट बढ़ने से पीवी रेशियो चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसमें आपको सी या एस, मतलब सेल्स का प्राइस या कंट्रीब्यूशन में अगर चेंज आए तो वो चेंज हो सकता है उसमें। क्लियर है। अगर ये हो जाए तो अब सेकंड पॉज करके ही करना ना आप लोग, ये सेकंड जो है वो ध्यान देना। अब आपको करना है, ये सम थोड़ा लेंदी है, मतलब ये तो ना जानबूझ के वो प्रैक्टिस वाला बात है। चलो ध्यान देना। 5% 20% डिक्रीज इन फिजिकल यूनिट्स, तो पीवी रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है, मतलब अब सेल्स क्या हो जाएगा, 80,000, 1 लाख से, क्योंकि ये जो चेंज है ना वो तो हम इनकॉर्पोरेट करेंगे बेसिक सम के कंपेयर में। पहले ये जो था ना वो अलग था, अब ये जो दूसरा चेंज बोल रहा है ना वो फर्स्ट सम जो बेसिक सम है उसके कंपेयर में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो अगर अपने 1 लाख की जगह 80,000 यूनिट बेचे, मतलब सेल्स 80,000 रुपये हो जाएगा, 1 रुपी पर यूनिट सेलिंग प्राइस, तो उसमें क्या होगा, पीवी रेशियो चेंज नहीं होगा, बीईपी तो 83,333 वही रहेगा। हाँ, आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सेल्स है सिर्फ 80,000 और बीईपी 83 है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी विल बी नेगेटिव। तो ये आपका होमवर्क हो गया, आपको होमवर्क में करना है। अब अरे मेजोरिटी यहाँ से आपको होमवर्क में ही करना है। फिर ये क्या बोला, मतलब 3 चीज़ें निकालनी है, बेसिक सम, उसमें ये चेंज इनकॉर्पोरेट करो, 3 चीज़ निकालो। क्लियर है। फिर बोला 5% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा, तो कितने आंसर एक बार देखना ना यहाँ पे। मतलब अभी बेसिक में 1 लाख सेल्स होता है ना, उसमें चेंज है, तो क्या है, पीवी रेशियो, बीईपी, और क्या था, एक बार देखना ध्यान से, मैंने एक बार टेबल बना देता हूँ और फिर आप इसको इनकॉर्पोरेट करना। अपने 3 चीज़ों को चेक कर रहे हैं यहाँ पे, पीवी रेशियो, बीईपी एंड एमओएस, ठीक है। तो अगर अपने यहाँ पे फर्स्ट केस में देखें ना, तो पीवी रेशियो, बीईपी चेंज नहीं हुआ, एमओएस चेंज होगा। सेकंड केस में भी ये फर्स्ट केस में चेक करें तो ये दोनों चेंज नहीं होगा, एमओएस चेंज होगा। सेकंड में भी ये दोनों चेंज नहीं होगा, आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। फिर आया इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट जैसे इंक्रीज होगा ना, अब देखना पीवी रेशियो, मतलब अभी आपका 1 रुपी सेलिंग प्राइस, 0.4 इज वेरिएबल कॉस्ट, 0.6 इज कॉन्ट्रीब्यूशन ना, अगर इसको बढ़ा दे और ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो क्या ये चेंज होगा, यस चेंज होगा। ये चेंज हुआ, ये 1 का 1 रुपीज़ रहा है,
तो आपका पीवी रेशियो चेंज होगा, दैट इज कंफर्म। पीवी रेशियो चेंज हुआ ना, मीन्स आपका कंट्रीब्यूशन अगर चेंज हुआ तो पीवी रेशियो चेंज होगा और कंट्रीब्यूशन चेंज हुआ तो बीईपी भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब रिकवरी रेट जो है ना आपका वो ऊपर नीचे हो जाएगा। जैसे ही रिकवरी रेट ऊपर नीचे हो जाएगा आपको टारगेट तक पहुंचने में या तो ज़्यादा टाइम लगेगा या तो कम टाइम लगेगा। इस बार ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज हो क्या रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है। मतलब 1 रुपये में से 0.4 पहले वेरिएबल कॉस्ट जा रहा था तो 0.6 घर में आ रहा था ना, जिससे हम रिकवर कर रहे थे अपना फिक्स कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगा तो हमारे घर में जो आ रहा है ना कंट्रीब्यूशन वो कम हो जाएगा। वापस से आई रिपीट दैट स्टेटमेंट, अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगा, ध्यान दो ये 1 है, वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 5%, तो 0.4 का 5% करो ना तो आएगा 0.42, तो 0.42 हो गया तो ये 0.6 की जगह तो 0.58 हो जाएगा। रिकवरी रेट लो हो गया, रिकवरी रेट लो हो गया तो टारगेट तक पहुंचने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, मतलब ज़्यादा यूनिट बेचना पड़ेगा, ज़्यादा सेल्स वैल्यू करना पड़ेगा, ठीक है। तो बीईपी भी चेंज होगा। अगर बीईपी चेंज होता है तो ऑब्वियसली जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी विल ऑल्सो चेंज, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो क्या होता है कि कितना ज़्यादा बेच रहे हो, किससे कितना ज़्यादा, तो बीईपी से कितना ज़्यादा बेच रहे हो। तो अगर हमारा सेल्स 1 लाख का 1 लाख है, पहले बीईपी 8333 था तो 16,000 समथिंग था ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब आपका रिकवरी रेट कम हो गया, मैं पेन पेपर लेके कर रहा हूँ और आंसर आ रहा है, दैट इज नॉट रिक्वायर हियर, ठीक है। पेन पेपर लेके करने बैठेंगे फॉर्मूला लगा के सबके आंसर आ जाएंगे ना, वो लेवल पे थोड़ी ऑपरेट करना है। मैं बोल रहा हूँ ये जो ब्रेन स्ट्रोमिंग वाला पार्ट है ना, सोचने वाला पार्ट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम सेलिंग गुड्स वर्थ ₹1 लाख, ठीक है, दैट इज माई एग्जिस्टिंग कंडीशन वेयर 1 रुपी पर यूनिट इज सेलिंग प्राइस, 0.4 इज माई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। इन दैट केस there is increase of 5% in variable cost, means your variable cost per unit will increase to 0.45, मतलब 1 में से 0.45 हटा दो, हमारे हाथ में तो 0.58 आया। 0.58 लेके अगर हम लोग चलेंगे 50,000 को रिकवर करने के लिए तो पहले तो 83,333 रुपीज़ में सब हो जाता था, उतने यूनिट या रुपी जो भी बोलो, क्योंकि यहाँ पे 1 रुपी पर यूनिट है, ठीक है। तो 8333 था तो आपने बोला अभी कितना बेच रहे हैं 1 लाख, तो 16,667 दैट इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब प्रॉब्लम ये है कि 0.58 हाथ में आ रहा है ना, तो रिकवरी रेट स्लो हो गया तो वो 8333 पे नहीं रिकवर कर पाएंगे, उससे ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। कितना ज़्यादा वो अपने आंसर फॉर्मूला में डालेंगे तो आ जाएगा। अगर ज़्यादा टाइम लगेगा रिकवरी में और सेल्स तो 1 लाख का 1 लाख ही है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो क्या हो जाएगा, कम, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ उस पर इम्पैक्ट आएगा। आई होप ये समझ में आ रहा है, ठीक है। और कौन से साइड इम्पैक्ट है आपको करना हो तो कर देना वहाँ पे, मैं अभी कर नहीं रहा हूँ होमवर्क में। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम हो जाएगा, बीईपी बढ़ जाएगा, ऑब्वियस है, पीवी रेशियो कम हो जाएगा, बिकॉज अब रिकवरी कम हो गया ना। पहले 60% कॉन्ट्रीब्यूशन था, अब 58 हो जाएगा तो पीवी रेशियो कम हो जाएगा, एक बार बोल सकते हैं। बीईपी आगे चला जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम हो जाएगा, दैट इज शॉर्ट, ठीक है। उसके बाद डिक्रीज इन तो बहुत अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज है, अगर 5% डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, तो अगर अपने वेरिएबल कॉस्ट कम हो गया तो कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा ना, कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, पीवी रेशियो को बढ़ा देगा, तो यहाँ पे भी चेंज आएगा, ठीक है, ये बढ़ जाएगा। कंट्रीब्यूशन बढ़ाई तो आपका पीवी रेशियो भी बढ़ा, मतलब वो जो रिकवरी रेट है ना वो फास्ट हो गया पहले के कंपेयर में, मतलब एग्जिस्टिंग केस के कंपेयर में 1.4 एंड 0.6 के कंपेयर में, क्लियर। अगर फास्ट हो गया तो आपका बीईपी जल्दी आ जाएगा ना, बीईपी जल्दी आ जाएगा तो यहाँ पे भी चेंज होगा, बट बीईपी क्या हो जाएगा, कम। अगर बीईपी जल्दी आ गया और 1 लाख का गुड्स ही बेच रहे हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो बढ़ जाएगा, क्लियर है। फिर आया आपका इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट में इंक्रीज है तो चलो ध्यान देना आप यहाँ पे। तो अगर फिक्स कॉस्ट चेंज होता है ना तो क्या उससे पीवी रेशियो चेंज होगा, बिल्कुल नहीं, पीवी रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे नो चेंज। हाँ, बीईपी चेंज हो जाएगा, अब अपने रिकवरी स्पीड वही है बट टारगेट है ना वो थोड़ा आगे चला गया है, क्योंकि अपने क्या बोल रहे 10% से फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो गया, पहले 50,000 था अब 55,000 हो गया, तो टारगेट थोड़ा आगे चला गया ना, तो टारगेट आगे चला गया तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, तो बीईपी चेंज होगा और बीईपी बढ़ जाएगा, ठीक है, बीईपी बढ़ जाएगा बिकॉज दूर चला गया टारगेट, क्लियर है। और अगर बीईपी बढ़ गया तो ये भी चेंज होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ विदाउट कैलकुलेशन ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो आपको आ रहा है ना तो ज़्यादा कंफर्टेबल है। पेन पेपर लेके आंसर निकालना वो यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, बिकॉज ऐसा सम थोड़ी आएगा एग्जाम में। मैं बोल रहा हूँ ये जो आपका माइंड चलना चाहिए ना वो अगर आपका प्रॉपर डायरेक्शन में जा रहा है तो अपने ये सब
चीज़ों को जस्टिफाई कर रहे हैं प्रॉपरली, क्लियर है। फिर आगे देखें तो डिक्रीज में भी होगा ऑब्वियसली, चेंज मतलब होगा ही, डिक्रीज हो गया तो अपने पीवी रेशियो चेंज नहीं होगा, पीवी रेशियो का फिक्स कॉस्ट से कोई कनेक्शन नहीं है, बट फिक्स कॉस्ट जो टारगेट है ना अब वो कम हो गया है, तो बीपी क्या हो जाएगा, जल्दी आ जाएगा कम, बीपी जल्दी आ गया तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ जाएगा, क्लियर है। तो ये 3 यहाँ तक आपको होमवर्क में करने हैं, ये 3 अपने बाद में करते हैं, ठीक है, ये अपने बाद में कभी अगर किसी को आ रहा है ना तो आप इसको सॉल्व करना, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये सारे सॉल्व करना ना, आप आंसर निकालना, अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस किया। यहाँ तक तो अपने डिस्कस कर लिया, अल्टीमेटली मेरे को सिर्फ आंसर ही देना है। ये तीनों टर्म भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको, मतलब तीनों पॉइंट नंबर 7, 8 और 9 वो भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में, वो जो होमवर्क हम डिस्कस करते हैं ना उस तरीके से उसको डिस्कस कर लेंगे, क्लियर है। आई होप ये क्लियर हो रहा है। तो दैट इज़ योर होमवर्क, आपको अपने साइड से इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट सम करते हैं अपने। इससे पहले अगर ये कॉपी करना हो, मेरे को याद नहीं है मैंने आपको वो स्पेस दिया कि नहीं कॉपी करने का, तो अगर ये रहा आप यहाँ पे पॉज करके कॉपी कर लो, बाकी हो तो फिर ये सम नंबर 12 बेसिक था, उसका पार्ट 1 था बेसिक पार्ट। फिर इवैल्यूएशन ऑफ इफेक्ट में ये केस अगर आपने कॉपी भी किया हो तो इसको केस 1 कर देना, ठीक है। वैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक आप उसको कंप्लीट कर दो। हमको 3 आंसर ही निकालने, ठीक है। वो कितना बढ़ेगा कम होगा वो सम कैलकुलेट करने से पहले आप एनालाइज करने का ट्राई करो कि इस इफेक्ट से पीवी रेशियो चेंज होगा कि नहीं होगा, ठीक है। फिर अगर चेंज है कि नहीं है तो लिख लो वहाँ पे। फिर आपको जो चेक करना चाहिए बीपी पे इम्पैक्ट आएगा, अगर आएगा तो क्या होगा, बीपी इंक्रीज हो जाएगा, बीपी डिक्रीज हो जाएगा, वो जानना चाहिए। और बीपी पे जो इम्पैक्ट आएगा उसका रिवर्स इफेक्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे आता है, क्लियर है। तो वो सब लिखने के बाद ही आपको सॉल्यूशन करना चाहिए ताकि अपने एक बार वो समझ पाए कि अपने प्रॉपर जा रहे हैं कि नहीं, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट जो सम करना है हमको, चलो चेक करते हैं उसको। दैट इज सम नंबर 13। सम नंबर 13 करना है, रीड करना है। चलो सम नंबर 13। अब ये है ना थोड़ा अलग सा सम है, मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं, अलग सा सम है, देखना ध्यान से। द फैक्ट्री इज करेंटली वर्किंग एट अ 40% कैपेसिटी एंड प्रोड्यूस 10,000 यूनिट, ठीक है। 40% कैपेसिटी पे 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। एट 50% द सेलिंग प्राइस फॉल बाय 3%। 50% पे क्या होगा, मतलब आप ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करना स्टार्ट करोगे तो आपका सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा 3% से। एट 90% कैपेसिटी सेलिंग प्राइस फॉल बाय 5%। अगर और ज़्यादा बढ़ा दिया तो आपका टोटल सेलिंग प्राइस विल डिक्रीज बाय 5%। अकम्पेन्ड बाय द सिमिलर फॉल इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। जितना आपका सेलिंग प्राइस कम हो रहा है उतना ही रॉ मटेरियल का प्राइस भी कम होगा। एक्चुअली ये थोड़ा फेयर ही है, बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स है। जैसे आप यूनिट ज़्यादा बनाते हो ना, आप मार्केट में ज़्यादा सप्लाई करते हो तो ऑटोमेटिकली वो आपका वैल्यू उसका कम हो जाएगा, मतलब प्राइस थोड़ा कम हो जाएगा, क्लियर है। और दूसरा इस साइड रॉ मटेरियल आप क्वांटिटी में उठाते हो ना, ठीक है। आप जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे उतना ज़्यादा क्वांटिटी में उठाएंगे अपने। कभी कभी ये होता है कि सर यहाँ पे अगर अपने सप्लाई कर रहे, सप्लाई बढ़ा रहे, दैट मीन्स कि रॉ मटेरियल का डिमांड भी तो बढ़ रहा है, ठीक है। रॉ मटेरियल का डिमांड बढ़ रहा है तो रॉ मटेरियल का प्राइस भी बढ़ना चाहिए ना, बिकॉज जितना ज़्यादा यूनिट बनाओगे उतना रॉ मटेरियल का डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा। आप ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो डिमांड मार्केट में बढ़ेगा, तो आपका उसका भी प्राइस बढ़ना चाहिए, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो परफेक्ट कंसेप्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो तो तब हो ना व्हेन देयर इज स्कैसिटी ऑफ दैट रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल बहुत ही इनफाइनाइट पड़ा है, ठीक है। और आप अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने लगे ना अपना प्रोडक्ट, तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में रॉ मटेरियल बाय करोगे तो जो वो एक होता है ना कॉमन सेंस वाला बात कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में रॉ मटेरियल उठा रहे हो तो योर परचेसिंग पावर विल इंक्रीज, परचेसिंग पावर बढ़ जाएगा, तो ऑफकोर्स आपको रॉ मटेरियल थोड़ा सस्ते में मिलेगा, ठीक है। तो दोनों अलग अलग थियरी है, मिक्स नहीं करना। लोग बैठ के वहाँ ऐसा सोचते हैं कि जैसे सर हमारा सप्लाई बढ़ा दिया, वैसे ये सब इकोनॉमिक्स वाला पार्ट अपने नहीं डिस्कस करे तो बेटर है। बट ये तो सिर्फ आ रहा है बीच में, तो अपने डिस्कस कर रहे हैं कि सर आप एक साइड ऐसा बोल रहे हो कि हम अपना सप्लाई बढ़ा रहे हैं, कि अपने ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो सप्लाई बढ़ा रहे हैं, तो मार्केट में हमारा वैल्यू कम हो रहा है, सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस, परफेक्ट है। तो सामने अपने रॉ मटेरियल भी तो ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, रॉ मटेरियल का डिमांड बढ़ रहा है तो उसका प्राइस भी बढ़ना चाहिए। बट यहाँ पे तो ऐसा रखा है कि रॉ मटेरियल का प्राइस भी कम होगा। तो दोनों अलग थियरी काम करती है दोनों के पीछे, ठीक है। होने को आप जो बोल रहे हो वो हो सकता है, बट इस सब में नहीं हो रहा है। इस सब में जो हो रहा है मैं वो जस्टिफाई कर रहा हूँ कि
कि व्हेन यू हैव इंक्रीज योर प्रोडक्शन सप्लाई विल इंक्रीज इन मार्केट एंड ऑफ कोर्स सप्लाई इंक्रीज होगा तो आपका प्राइस कम होगा एंड साइमल्टेनियसली व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग हायर नंबर ऑफ यूनिट्स यू नीड हायर क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है. इन दैट केस अगर आप ज़्यादा डिमांड करोगे योर परचेसिंग पावर विल इंक्रीज एंड ऑटोमेटिकली आप उसको सस्ते रेट पे ले पाओगे रॉ मटेरियल को. क्लियर है. दोनों अलग अलग थियरी के बेस पे रिएक्शन हुआ है, ठीक है. होने को आप जो बोल रहे हो वो हो सकता है, बट उसके लिए सर्टन सिनारियो चाहिए वो मार्केट का, ठीक है. जो थियरी बोला जाता है ना कि व्हेन डिमांड इज इंक्रीज ऑटोमेटिक प्राइस इंक्रीज होता है, वो तब होता है सब इकोनॉमी में नहीं होता है. व्हेन स्कैरसिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट इज देयर देन दैट थियरी इज एप्लीकेबल. क्लियर है. ऐसा नहीं है कि हर जगह हर इकोनॉमी में जाके अपने डिमांड बढ़ गया तो उसका प्राइस बढ़ ही जाएगा, ठीक है. हर जगह वो अप्लाई नहीं है. जब स्कैरसिटी हो वो प्रोडक्ट की तब जाके ऐसा होगा. चलो ध्यान देना आपने. तो वो ऐसा बोल रहा है कि अगर आप 40% पे ऑपरेट कर रहे हो 10,000 यूनिट्स हैं, एट 50% 3% फॉल हो जाएगा प्राइस, 90% पे 5% फॉल हो जाएगा एंड सेम परसेंटेज आपका फॉल होने वाला है रॉ मटेरियल में. क्लियर है. एस्टिमेट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एट 50 एंड 90% प्रोडक्शन कैपेसिटी. क्या देखना, मटेरियल 10, मटेरियल इज वेरिएबल कॉस्ट, लेबर 3 दैट इज ऑल्सो वेरिएबल कॉस्ट, ओवरहेड 5 है उसमें 60% फिक्स है, तो 5 में से 60% करे 3 ये फिक्स है, तो 40% कितना होगा 2 ये वेरिएबल है. क्लियर है. द सेलिंग प्राइस इज 20, सेलिंग प्राइस कितना है आपका 20. अब सुनना ध्यान से, इसका अगर आपने निकालना चाहे ना कि 50 और 90 पे प्रॉफिट कितना होगा, तो उसके लिए अगर कैलकुलेट करना हो मुझे तो सम नंबर 13 बेसिक. क्लियर है. पर्टिकुलर या तो अपने यहाँ पे एक बार लिख ले स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट पर्टिकुलर एक 50% पे और एक 90% पे. क्लियर है. ओके. 50% पे अगर अपने यूनिट्स की बात करें, पहले यूनिट तो लिखने पड़ेंगे ना, बिकॉज एट 40%, ध्यान देना 40% पे आप कितने यूनिट बना रहे हो 10,000. तो अगर अपने 50% पे चेक करें, वैसे यूनिटरी मेथड है कि 40 पे 10,000 है तो 50 पे कितना और 90 पे कितना, आप यूनिटरी मेथड लगा के निकाल ही सकते हो. क्लियर है. तो अगर आप चेक करोगे ना वही वाला 40 पे 10,000 बना रहे हैं अपने, तो 50 पे कितना यूनिटरी मेथड, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 10,000 डिवाइडेड बाय 40, आंसर इज 12,500. और वैसे 90 पे करेंगे अगर तो आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 10,000 डिवाइडेड बाय 40, तो आ जाएगा 22,500. ठीक है. ये आपको समझ में आना चाहिए. ओके. इसमें अगर सेल्स लिखे अपने सेल्स, फिर उसमें से वेरिएबल कॉस्ट, फिर उसमें से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट. वैसे तो वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे ना तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो आ जाएगा क्या प्रॉफिट. क्लियर है ना. चलो ध्यान देना आप यहाँ पे, सेल्स अगर लिखना हो अपने को तो सेल्स एग्जिस्टिंग में कितना है 20 है, और अगर आप 50% पे ऑपरेट करोगे ना तो इट विल रिड्यूस बाय 3%. तो अपने 50% का ही बात कर रहे हैं पहले तो 20 में से 3% हटा दे तो सेलिंग प्राइस आपका हो जाता है 19.4. क्लियर है. 19.4 और कितने यूनिट बेचोगे आप 12,500, तो उसको 12,500 से मल्टीप्लाई करें तो योर सेल्स वैल्यू इज 2,42,500. 2,42,500. क्लियर है. अब सुनना ध्यान से, वेरिएबल कॉस्ट ध्यान देना यहाँ पे, तो ये 10 था, बट अगर अपने 50% पे ऑपरेट करते हैं ना तो वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो मटेरियल है सिमिलर फॉल इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, वो भी 3% से कम हो जाएगा ना, बिकॉज जितना सेलिंग प्राइस कम हो रहा है उतना ही वो कम होगा. तो अगर ये 3% से कम होगा तो ये 9.7 हो जाएगा. लेबर कॉस्ट तो 3 रुपीज़ रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज है नहीं. और अगर ओवरहेड बोले तो ओवरहेड में अभी आपने निकाला था कि 5 में से 60% फिक्स है तो 3 रुपीज़,
एंड 40%, 2 रुपीज़ आपका वेरिएबल है, ये फिक्स्ड है। तो वेरिएबल कॉस्ट टोटल कितना हो गया, ये 9.73, अभी अपने 50% की बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये 2, तो तीनों का टोटल करें तो 9.7 + 3 + 2, तो ये हो जाएगा आपका 9.7 + 3 + 2 14.7। तो अगर अपने यहाँ पे लिखे 14.7 मल्टीप्लाई बाय 12,500 ही यूनिट है ना। प्रॉपर दिख रहा होगा अभी, हाँ, यहाँ पे था 14.7, 19.4 था, नहीं है, हम्म, 14.7 मल्टीप्लाई बाय 12,500। आई होप ये समझ में आ रहा है। वेरिएबल कॉस्ट अपने कहाँ से लाए, तो ये रहा 9.73 और ये 2, ठीक है, दैट इज 14.7 मल्टीप्लाई बाय 12,500, आंसर इज 1,83,750। ये माइनस कर दे अपने तो आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन 58,750, दैट इज योर टोटल कंट्रीब्यूशन। ना टोटल में बात चल रही है। अभी बात आती है कि सर फिक्स कॉस्ट कितना है। चलो ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे डेटा देखे अपने, तो राइट नाउ वी आर सेलिंग 10,000 यूनिट्स ना, ओके, 10,000 यूनिट में आप ध्यान देना ओवरहेड में जो फिक्स कॉस्ट छुपा है ना वो ओवरहेड में है, और वो कितना है 60%। क्लियर है। तो 60% के हिसाब से अपने निकाला 3 रुपीज़, 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट दैट वी हैव सोल्ड राइट नाउ, कितने वो 10,000, तो ₹30,000 आपका क्या होने वाला है, 30,000 रुपीज़, दैट इज योर फिक्स कॉस्ट। अब सुनना ध्यान से, हाँ, ये जो है ना 30,000 ये 3 रुपीज़ पर यूनिट है, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज 3 रुपीज़ पर यूनिट तो तब है व्हेन यू आर सेलिंग 10,000 यूनिट्स, क्योंकि टोटल वो फिक्स तो फिक्स होता है ना, 30,000 फिक्स है। अगर आप 10,000 यूनिट बेच रहे हो तो डिवाइडेड बाय 3,000 करके आंसर आया 3, डिवाइडेड बाय 10,000 करके। कल को उठ के आप ज़्यादा यूनिट बेचना स्टार्ट करो, मतलब जैसे कि 12,500, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 12,500, आंसर क्या आ रहा है 2.4। As you increase number of unit, your fixed cost per unit will reduce, decrease। ये वही डिस्कशन है कि भाई जैसे जैसे आप यूनिट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका जो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट है इट विल रिड्यूस, ठीक है, वो कंफर्म है। तो कभी भी है ना फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट में बोलने का रिस्क नहीं लेना चाहिए, कभी कभी वो आपको मिसगाइड कर सकता है। क्लियर है, क्योंकि है ना आप सपोज आप 3 रुपीज़ बोलना स्टार्ट करो एंड नाउ यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस 12,500 यूनिट, तो आप सीधा सीधा ये कैलकुलेशन करोगे 3 मल्टीप्लाई बाय 12,500, तो आंसर आ जाएगा 37,500। एक्चुअली में योर फिक्स कॉस्ट इज रिमेन कांस्टेंट, वो तो 30,000 ही रहेगा। होता है ना, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, इट इज पर यूनिट कांस्टेंट, ठीक है। जो वेरिएबल कॉस्ट होता है वो पर यूनिट कांस्टेंट होता है, टोटल में वो बदलता रहता है। एंड व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिक्स कॉस्ट, तो इन टोटल इट रिमेन कांस्टेंट, एज यू इंक्रीज नंबर ऑफ यूनिट इट विल रिड्यूस, तो पर यूनिट में वो चेंज होता रहता है। तभी है ना दो चीज़ें हमेशा याद रखें अपने, अगर आपके पास अवेलेबल हो या आपके कंफर्ट जोन में वो है चीज़ है, मतलब वो जो चीज़ें अपने पास क्वेश्चन में अवेलेबल ही है, तो आपको वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज पर यूनिट में बोलना चाहिए, ठीक है, पर यूनिट में, ठीक है, उसको टोटल में कभी भी नहीं बोलना चाहिए। और फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा टोटल में बोलो अगर डेटा अवेलेबल है तो। क्लियर है। अगर आप उल्टा बोलोगे ना, उल्टे का मेरा मतलब है कि आप वेरिएबल कॉस्ट को टोटल में बोलना स्टार्ट करो और फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट में बोलना स्टार्ट करो, कभी कभी आप बहुत ही ब्लंडर कर दोगे सम में। तो इट इज़ एडवाइजेबल टू स्पीक आउट लाइक दैट, ठीक है, इस तरीके से बोलना ही चाहिए हमको, दैट वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज स्पीक आउट इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट एंड फिक्स कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टोटल, ठीक है। तो आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आओगे, या वो जो सिली एरर्स है ना मार्जिनल कॉस्टिंग का, वो नहीं होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे ये बात क्लियर है, ये तो अपने डिस्कस कर रहे थे। अगेन है ना, व्हाट इज़ द इंटेंशन ऑफ कीपिंग दैट बेसिक सम, ठीक है, उसके पीछे का इंटेंशन ये है
कि हम लोग जो जितने भी तरीके से सोच सकते हैं ना, या जो जो हमारे में डाउट क्रिएट हो सकता है ना, वो सबको यहाँ पे कंट्रोल करके हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। क्लियर है? तो अगर अपने यहाँ पे उसको रखे 30,000 को कि ये 30,000 है, इनफैक्ट मैं तो यहाँ पे भी रख दूंगा, ये 30,000 ही रहेगा, तो वी कैन गेट दी प्रॉफिट। अब प्रॉफिट आ गया, देखना 57, 58, 750 माइनस 30,000, योर आंसर इज 28,750, ये प्रॉफिट आ गया। अब यहाँ पे जाए तो चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि 90% पे आपका जो सेलिंग प्राइस है ना, वो 5% से फॉल हो जाएगा। क्लियर है? सेलिंग प्राइस कितने से फॉल होने वाला है? 5% से। तो योर न्यू सेलिंग प्राइस अगर 20 में से 5% हटा दे तो हो जाएगा 19 रुपीज़। कितना हो जाएगा? 19। तो अगर अपने यहाँ पे लिखना स्टार्ट करें तो 19 मल्टीप्लाई बाय 22,500। आई होप क्लियर है ये? क्लियर है? अब उसका अगर सेल्स लिखे अपने तो वो आ जाएगा 4,27,500। 4,27,500। क्लियर है ये? अब इसका वेरिएबल कॉस्ट, तो ध्यान देना, वेरिएबल कॉस्ट के लिए वही, ये जो था ना वो आपका 5% कम हो जाएगा, तो इट विल बी 9.5, ये रहेगा 3, ये फिक्स 5 था, उसमें से 3 फिक्स कॉस्ट था और 2 रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट था, ये पहले भी चेक कर चुके। तो 9.5 प्लस 3 प्लस 2, आंसर इज 14.5। क्लियर है? आपका वेरिएबल कॉस्ट इज 14.5। तो 14.5 मल्टीप्लाई बाय 22,500, तो ये आ गया आपका 3,26,250। ये हटा दे अपने तो आपका आ जाएगा 1,01,250। उसमें से 30,000 माइनस करें तो आ जाएगा आपका 71,250। क्लियर? दैट विल बी योर प्रॉफिट विद गिवन सिनारियो। 50% पे इतना होगा, 90 पे इतना रहेगा। क्लियर है? स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट। चलो ये आप सम कॉपी करना, सम नंबर 13 बेसिक, बहुत ही बेसिक है। वैसे मार्जिनल कॉस्टिंग का कोई नॉलेज ज़्यादा रिक्वायर्ड रहा नहीं यहाँ पे। हमने क्या किया, सेल्स में से सारे कॉस्ट माइनस कर दिए। हाँ, हमने ये फ्लो जो रखा है ना वो मार्जिनल कॉस्ट का रखा है। कोई बैठ के ऐसे भी कर सकता था, आंसर इज अलाउड इन दैट फॉर्म ऑल्सो। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, बोलो वो प्रॉफिट ही है। ठीक है, वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चलेगा, अलाउड है वो भी। तो ये आप आंसर यहाँ पे पॉज ही करके कॉपी कर लो। क्लियर? दैट्स इट, दैट इज सम नंबर 13। इसके बाद नेक्स्ट जो सम करना है, सम नंबर 9। अब ना ये थोड़ा ऑड सम है, ठीक है। मैं आपको पहले ऐसा बोलूँगा कि आपको अपने साइड से ट्राई करना चाहिए। जैसे ही मैं बोलूँ ना कि आप ट्राई करो, वहाँ पे आपको वीडियो स्टॉप करके आप अपने साइड से ट्राई करो और जो भी पॉसिबल आंसर आपको लगता है, ठीक है। और है ना, वो ये सम मैं बोल रहा हूँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मीन्स एक लेवल ऊपर ही होगा। क्लियर है? वहाँ बैठ के शायद बहुत कम लोग होंगे कि जिसको ये सम सीधा सीधा क्रैक हो जाए। बहुत ही कॉमन सेंस पे बेस्ड है, ठीक है। बट प्रॉब्लम वो होता है कि वो जो मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉमन सेंस रिक्वायर्ड है ना, वो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता है। क्लियर है? तो वो डेवलप करने का ही ट्राई चल रहा है, ये जो भी बेसिक सम है उसमें। तो एक बार रीड कर लो। चलो फ्रॉम दी, ये ना मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखवाई इनिशियली, ठीक है, या डिस्कस करते गया, जो सम का पार्ट भी नहीं भी था तो भी मैं साइड सब में बहुत सारी चीज़ें बोलता था, ठीक है। अगर वो सब चीज़ें आपको ने ध्यान से सुनी है, ध्यान से समझी है, तो बहुत ईजी लगने वाला है। चलो रीड करना आप लोग। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट हाउ मेनी यूनिट्स शुड बी सोल्ड टू अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल्स। बोले कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे, हाउ मेनी यूनिट शुड बी सोल्ड टू अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ 10%। सेलिंग प्राइस इज 20,
वेरिएबल कॉस्ट इज 14 एंड फिक्स कॉस्ट इज 7,92,000. 7,92,000 मतलब ये क्या पूछ रहा है वो कि 10% प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कितना सेल्स करना पड़ेगा. क्लियर, इस तरीके से पूछ रहा है. 10% प्रॉफिट, तो ये तो कुछ वो डिजायर्ड प्रॉफिट जैसा केस नहीं हो गया. क्लियर है. अब ट्राई करो चलो अपने साइड से कि कितने सेल्स पे, मतलब आप यूनिट में लाना हो तो यूनिट में, रुपीस में लाना हो तो रुपीस में, कोई भी एक आंसर चलेगा. क्लियर है, कोई भी आंसर चलेगा. बट वी नीड अ सेल्स वैल्यू एट विच योर प्रॉफिट इज 10% ऑफ योर सेल्स. क्लियर है. तो एक बार आप अपने हिसाब से ट्राई करो, यहाँ पे स्टॉप करके ही ट्राई करना चाहिए. मैं तो अब सम आगे कर लूँगा. ठीक है, आप बहुत ही, मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ कि आपको ये स्टॉप करके अपने हिसाब से ट्रायल करना चाहिए कि चल ट्राई तो करते हैं कि क्या. पहले तो ना क्वेश्चन समझ में आ रहा है. फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट दी हाउ मेनी यूनिट्स. एक्चुअली यूनिट्स में ही है, बट अगर आप सेल्स वैल्यू निकाल के दो ना मुझे, तो वैल्यू से यूनिट पे आने के लिए तो ये रहा सेलिंग प्राइस पीस. सपोज कोई आके बोले सर 10 लाख का सेल्स करेंगे ना तो आपका 10% प्रॉफिट हो जाएगा. तो फिर यूनिट में आने के लिए 10 लाख डिवाइडेड बाय 20 रुपीज़ करना है. क्लियर है. तो मैं आपको वो लग्जरी दे रहा हूँ आपकी साइड से कि आपको वो कंफर्ट है. यू कैन कैलकुलेट इन यूनिट्स और इफ़ यू वांट यू कैन कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ रुपीज़. ठीक है, रुपीज़ से फिर यूनिट में अपने इजीली आ ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, अगर आप ये चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करोगे ना, बोले कि चलो देख लेते हैं आंसर, तो फिर आपको ही प्रॉब्लम पड़ेगा. ठीक है, बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से ट्राई करो वहाँ पे, फिर अपने इसमें आगे वीडियो आप कैरी फॉरवर्ड करना है इसको. ठीक है. आई होप आपने ट्राई किया होगा और फिर ही आप यहाँ से आगे देखना स्टार्ट कर रहे हो. और नहीं किया है तो वापस से बोल रहा हूँ कि आप एक बार ट्राई करना. और अगर ट्राई कर लिया ना तो आंसर को एक बार, जो भी आपके फाइनल आंसर आ रहे हैं वो वहाँ पे लिख देना. एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है. ठीक है, बटन आप देखना ध्यान से, आंसर को रिकंसाइल कर देना चाहिए कि भाई 10% प्रॉफिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, बाकी सब डेटा है कि नहीं है. अब सुनना ध्यान से. फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट हाउ मेनी यूनिट्स शुड बी सोल्ड टू अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल्स. तो ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं, जो भी सेल्स हो ना उसका प्रॉफिट कितना होना चाहिए. प्रॉफिट मस्ट बी व्हाट, 10% ऑफ सेल्स. तो यहाँ पे चीज़ें तो वही है, सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट. अब सुनना ध्यान से, अपने इसको यहाँ पे ओके, एक ऐसा कुछ फॉर्मूला था ना, सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट. व्हाट इज फॉर्मूला फॉर दैट? दैट इज फिक्स कॉस्ट plus profit. If you want answer in terms of unit and we need in terms of unit, ठीक है, यूनिट में तो चाहिए, you have to divide it by what? CPU. CPU से डिवाइड कर दो. ध्यान देना. चलो, तो यहाँ पे CPU तो पता है 6 रुपीज़, यस पता है, 20 माइनस 14. फिक्स कॉस्ट भी पता है 7,92,000. तो ध्यान देना, दैट इज 7,92,000. CPU is 6. प्रॉफिट वी डोंट नो. क्लियर. अब सुनना ध्यान से एक बार, अगर हम इसको सेल्स जो होगा ना, टू रीच आउट एट दैट प्रॉफिट, उस सेल्स को अगर x माने, x सेल्स को x माने, ठीक है, वैसे वो निकालते हैं बट वहाँ पे तो वो सीधा आंसर, अगर आपको सीधा आंसर चाहिए ना, सेल फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, वी नीड अमाउंट फॉर प्रॉफिट. प्रॉफिट का अमाउंट चाहिए जो है नहीं, तो अपने इस बार उल्टा जा रहा है. सुनना ध्यान से, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मान लो इसको x माने, किसको, कि वो जो टारगेटेड प्रॉफिट को रीच आउट करने के लिए जो सेल्स होगा, दैट इज x. तो अगर ये x है तो योर टारगेटेड प्रॉफिट इज 10% ऑफ सेल्स. तो 10% ऑफ सेल्स है तो इसको बोला जाएगा ना 0.10x. आई होप एकदम ही कंफर्टेबल जाया होगा, ये समझ में आ रहा होगा. अगर ये x है तो उसका 10% ही तो आपका प्रॉफिट है, टारगेटेड प्रॉफिट. अब इसको इक्वेट करते हैं, ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 6x is equal to 7,92,000 plus 0.10x. Therefore 6x minus 0.10x is equal to 7,92,000.
2,00,000, therefore 5.9x is equal to 7,92,000. x is equal to 7,92,000 divided by 5.9. एक एरर कर दिया आपने यहाँ पे, ध्यान देना। चलो एक एरर क्या हुआ है, सुनना ध्यान से। ये जो आंसर आएगा ना यहाँ पे, ये एरर ऑब्वियस है, ठीक है, ये एरर भी हो ही सकता है। आंसर किस में आएगा यहाँ पे, सिंस वी हैव डिवाइडेड विद सीपीयू ना, सीपीयू से डिवाइड किया है, तो योर आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स में आंसर आएगा ना। ये जो 0.10x किया है, तो क्या किया आपने, 10% ऑफ यूनिट्स। ऐसा थोड़ी चाहिए मुझे चाहिए 10% ऑफ सेल्स। ये जो आंसर आया ना आपका, ये आंसर सही नहीं है, बिकॉज सुनना ध्यान से, आप जब डिवाइडेड बाय सीपीयू करते हो तो आपको जो वैल्यू मिलता है ना x का, मतलब सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, दैट आंसर इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स मिलता है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट, जैसे कि मैं ऐसा बोलूँ कि मुझे 10,000 रुपये प्रॉफिट में चाहिए, क्लियर है, और 1,00,000 रुपये का सेल्स होगा, क्लियर है, तो ये हो गया 10%। तो जब अगर मान लो आपका पर यूनिट सेलिंग प्राइस लेट्स एज्यूम दैट 50 रुपीज़ है, तो 1,00,000 में आप 2,000 यूनिट बेचोगे ना, 2,000 यूनिट्स। आई होप ये समझ में आ रहा है। तो ये है ना, ये जो 10% है वो आप अप्लाई किस पे कर सकते हो, 1,00,000 पे। अब इसका 10% करने जाओगे तो वो तो 200 रुपये हो जाएगा, ठीक है, वो आंसर थोड़ी ना आने वाला है। आंसर किसका चाहिए, 1,00,000 रुपीज़ का 10%। तो हियर वी हैव कैप्ट दैट 0.10x ना, वो चलेगा नहीं, सुनना ध्यान से, क्योंकि आंसर आपका, या तो फिर आप एक और सुनना ध्यान से, अपने ना आंसर यहाँ पे सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, सुनना ध्यान से, सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट इन रुपीस ला देते हैं सीधा। तो रुपीस अगर लाना हो तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, मैं वो सीपीयू से कर ही सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बार इससे देखो ना आप, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो होता है ना, पीवी रेशियो भी मिल जाएगा, देखना 6 है ना, तो 6 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज़ व्हाट 30% ना। तो इसको अगर ध्यान से देखें अपने, वो एरर ही था। तो अब अगर इसको x माने हम लोग, ये x है, ठीक है, तो ये अभी क्या आएगा, रुपीस में आएगा ना, सेल्स रुपीस में आएगा। फिक्स कॉस्ट कितना था, 7,92,000 प्लस प्रॉफिट अब लिख सकते हैं 0.10x, क्लियर है। क्यों ऐसा लिखा है, बिकॉज ये जो है ना, दैट इज 10% ऑफ x, और इस बार x जो आएगा दैट इज नॉट नंबर ऑफ यूनिट रिक्वायर्ड टू सोल्ड टू अर्न दैट प्रॉफिट, ठीक है, दैट इज सेल्स रिक्वायर्ड टू, that is amount of sales you need to sell for achieve that profit of 10%, ठीक है, उतना आपको अचीव करने के लिए कम से कम उतना सेल्स करना पड़ेगा। तो इस बार ये सेल्स का ही वैल्यू है, तो अगर ये सेल्स है तो आप इसको 0.10x रख सकते हो। पिछली बार गलत किया था ना, बिकॉज उसमें क्या किया था हमने कि 0.10x रखा था एंड वी हैव डन कैलकुलेशन विद सीपीयू से तो आंसर यूनिट्स में आता है। तो अगर यहाँ पे पीवी रेशियो रखे और पीवी रेशियो है 30%, तो 0.3, अब बहुत क्लियर हो जाएगा। चलो देखना आप लोग, 0.3x इज इक्वल टू 7,92,000 प्लस 0.10x, इसको यहाँ लगा देते अपने 0.20x। आई होप समझ में आया, 30 में से 10 माइनस कर दिया, इट इज़ 7,92,000, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7,92,000 डिवाइडेड बाय 0.2, तो ये आ गया आपका x इज इक्वल टू 39,60,000 रुपीज़। आई होप ये क्लियर है आपका, क्लियर है। अब इसको रिकनसाइल कर देते हैं कि 39,60,000 रुपीज़ जो सेल्स आया है, क्या वो सही है, तो एक बार ध्यान देना।
हम लोग ने क्या किया, वापस से मैं चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ. वी हैव यूज द फॉर्मूला फॉर सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट. ठीक है, उसका फॉर्मूला था इन रुपीस ही रख रहे हैं अपने. ठीक है, अपने यूनिट्स में ला ही सकते हैं, बट रुपीस में आ गया तो फिर यूनिट में लाने में क्या देरी है, डिवाइडेड बाय 20 करके यूनिट में आ जाएगा. फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होल डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. ठीक है, फिक्स कॉस्ट इज 7,92,000, प्रॉफिट पता नहीं है एज इट इज़, पीवी रेशियो था 30%. फिर हमने इसको x मान लिया. ठीक है, जिस मोमेंट पे आपने इसको x माना ना, तो आप वैसे ही इसको 0.10x रख सकते हो और ये 0.3 है. 0.10x इसलिए बिकॉज x किसको माना है, सेल्स वैल्यू को, यूनिट को नहीं माना है. ये अपने गलती नहीं हो जाए. ठीक है, ये कॉमन एरर है अपने साइड से. तो 0.3x 7,92,000 प्लस 0.10x, फिर इसको सॉल्व किया हमने तो ये हो गया 0.20x इज इक्वल टू 7,92,000. Therefore, x is equal to 7,92,000 divided by 0.2. Your answer is 39,60,000. अब इसको रिकंसाइल करना चाह रहे हैं कि सच में 10% प्रॉफिट आता है कि नहीं आता है. क्लियर है? तो ध्यान देना, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट. आप कितना बोल रहे हो सेल्स में? 39,60,000. क्लियर है? अगर इसको यूनिट्स में लाना हो, अगर अपने आंसर ध्यान देना एक बार. चलो इसको पहले कंप्लीट कर देते हैं. तो ना जब ये बोल ही रहे हैं ना, तो अपने इसका 10% कर देते हैं. तो 3,96,000 इतना प्रॉफिट आना चाहिए. आप पूरा डेटा रख के आंसर निकालो, इतना प्रॉफिट आएगा तो हम लोग सेटिस्फाइड है कि जो हमने कैलकुलेट किया ना दैट इज़ करेक्ट. अब ध्यान देना, आपके केस में अगर 30% पीवी रेशियो है, कंट्रीब्यूशन है, तो अपने ऐसा बोल सकते हैं ना कि 70% तो वेरिएबल कॉस्ट है. ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट इज 70%. तो 39,60,000 उसका 70% करें तो 27,72,000 तो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा. तो आपका 11,88,000 वो आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन. दैट इज़ व्हाट, 30%. ठीक है, जो पीवी रेशियो था 3960 का 30% करे तो 11,88,000. फिक्स कॉस्ट था 7,92,000 जो था ही, इसमें से माइनस करे 7,92,000 तो आंसर आ जाएगा 3,96,000. दैट मीन्स व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, अब अगर पर यूनिट निकाले अपने तो इसको डिवाइडेड बाय 20 करें ना, तो नंबर ऑफ यूनिट आ जाएगा. तो आपने कितने यूनिट बेचे? 1,98,000 यूनिट. अब आप एक और कैलकुलेशन करना, देखना ध्यान से. 1,92,000 यूनिट एक्चुअली ना ये यहाँ पे लिखना चाहिए, बिकॉज आंसर में आपको नंबर ऑफ यूनिट पूछा है ना, 39,60,000 रुपीज़. दैट इज़ नॉट करेक्ट आंसर. ठीक है, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे बिकॉज दे हैव आस्क्ड नंबर ऑफ यूनिट. ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ यूनिट्स that we need to sell to earn a profit of 10% on sale is equal to rupees 39,60,000 divided by 20. Answer is 1,98,000 units. ये आंसर हो गया. क्लियर है? अब आप एक दो चीज़ें, ये जो फॉर्मूला था ना, हम लोग इसको उसमें रख के कर ही सकते थे. ये जो वो सीपीयू वाला फॉर्मूला था ना, उसमें रख के कर ही सकते. अपने देखते हैं बाद में, रुको एक मिनट. ये 1,98,000 आया. अब ध्यान देना, 20 रुपये में गुड्स बेचते थे, 14 आपका वेरिएबल कॉस्ट था. तो 6 सीपीयू है ना, 198 मल्टीप्लाई बाय 6 करे तो आगे ना 11,88,000. उसमें से 7,92,000 माइनस करे तो 3,96,000 रुपीज़ आ जाएगा. क्लियर है? खैर ये तो बहुत सिंपल बात हो गया, एक बार आ गया तो. अब सुनना ध्यान से, दो और तरीके से अपने इस सम को सॉल्व करना है. एक तो वो बोले सर सीपीयू में करना हो तो क्या, बिकॉज दिखा दिया ना एक बार, तो नहीं फिर उसको सेटिस्फाई करे तो दुख होता है. तो अगर करना ही है तो ध्यान देना, सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट
अब सीधा आंसर चाहिए इन यूनिट्स, बोले हम तो यूनिट्स में रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसका फॉर्मूला था फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब आंसर यूनिट में आएगा ना, ये ध्यान रखना आप लोग, डिवाइडेड बाय व्हाट, CPU। योर फिक्स कॉस्ट इज 7,92,000, प्रॉफिट को अपने एज इट इज़ छोड़े अभी, और CPU कितना था 6। अब अपने माना है सेल इसको X, क्या मान रहे हैं अपने X यूनिट्स है, दैट इज नंबर ऑफ यूनिट्स, क्लियर है। तो X को एज इट इज छोड़े अपने 7,92,000। अब ध्यान देना, तो आपका जो प्रॉफिट है ना वो होगा क्या 0.10x। ये जो यहाँ पे आपका प्रॉफिट जो आता है वो किस में होना चाहिए, रुपीस में, बट ये तो सिर्फ यूनिट है हुआ। X क्या माना, X आपने माना नंबर ऑफ यूनिट को, तो 0.10x उतने यूनिट बेचोगे ना, उतने यूनिट। एंड व्हाट इज योर, क्योंकि आंसर वहाँ पे रुपीस में, यूनिट में चाहिए, नहीं चाहिए, यहाँ पे आंसर किस में चाहिए, रुपीस में। तो ये जो हमने अभी तक रखा है ना वो तो सिर्फ किस में रखा है, यूनिट्स में। व्हाट इज योर सेलिंग प्राइस 20 ना, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 20 कर दो, ये आ गया आपका प्रॉफिट, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, X क्या है आपका, X दैट इज व्हाट, नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट जो बेचेंगे ना उसको, उसके साथ 20 को मल्टीप्लाई करें तो टोटल सेल्स हो जाएगा ना। ये X है, आप तीनों को साथ में देखो ना, X मल्टीप्लाई बाय 20 करें तो टोटल सेल्स हो गया, क्योंकि इस बार तो X नंबर ऑफ यूनिट को ना, वो टोटल सेल्स का 10% दैट इज योर डिजायर्ड प्रॉफिट। तो ये इक्वेशन अब सही हुआ, डिवाइडेड बाय 6। चलो अब इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये हो गया आपका, अब आंसर सीधा यूनिट में आएगा ना, 6x 7,92,000, ये हो जाएगा आपका 0.10x मल्टीप्लाई बाय 20, 2x। अब करके देखना वहाँ पे, तो 6x में से 2x माइनस करें तो 4x इज इक्वल टू 7,98,000, देयरफॉर x, और इस बार याद ये रहे आंसर आपका आएगा इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। तो 7,92,000 डिवाइडेड बाय 4, योर आंसर इज 1,98,000, और यूनिट्स लिखना भूलना नहीं, ये सीधा आंसर आ गया। इस तरीके से आंसर आ सकता है, क्लियर है। मेरा ऐसा ओपिनियन है कि अगर आप एक और पैटर्न फॉलो करो, ठीक है, ये फॉर्मूला में अपने आप को क्यों रिस्ट्रिक्ट करें, बहुत ही सिंपल रख रहे, देखना सबसे बेस्ट ये, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपका 20 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपका कितना है 14, तो CPU आपका 6 है। और सुनना ध्यान से, बहुत ही सिंपल बोल रहा हूँ मैं, उसने ऐसा बोला है सबसे बेस्ट पैटर्न, ठीक है, कि जो करना है करो, मेरे को प्रॉफिट चाहिए 10%। अब अपने जब 10% प्रॉफिट बोल रहे हैं ना, तो जितना भी सेल्स करना है करो, आपको 10% प्रॉफिट चाहिए। मीन्स अगर अपने उसको पर यूनिट में चेक करने स्टार्ट करें, क्लियर है, तो 20 रुपये का अगर सेल्स होगा तो प्रॉफिट में 10% के हिसाब से आपको 2 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए, क्लियर है। तो ये सिंपल हिसाब हो गया है। अब आपके पास कंट्रीब्यूशन में है कितने, 6 में से 2 तो बोल रहे हैं प्रॉफिट में ब्लॉक ही कर दो, क्योंकि वी नीड 10% प्रॉफिट। तो फिक्स कॉस्ट के लिए कितने बचे, 4 रुपीज़। तो अब सिंपल हो गया ना कि आप उतने यूनिट बना दो जिससे आपका फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 4 रुपीज़ आ जाए। अब ध्यान देना, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। तो यहाँ पे अपना फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितना रखना चाह रहे हैं, 4 रखेंगे तभी तो सब सेटिस्फाइड होगा, क्लियर है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट तो अपने को पता था 7,98,000। अब यूनिट के लिए x नहीं पता है, तो सॉल्व फॉर दैट, x ऊपर जाएगा, 7,92,000 डिवाइडेड बाय 4, आंसर आ गया 1,98,000 यूनिट्स। उसमें कौन सा फॉर्मूला चाहिए मुझे, सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट था। कितना सिंपल है, क्लियर है। हाँ, बट ऑफकोर्स आपका वो ब्रेन चलना चाहिए कि आपने क्या कहना चाह रहे हैं। अगर चल रहा है तो बहुत ही सुपर भी इजीली हो गया कि 20 में से 14 वेरिएबल है, 6 कंट्रीब्यूशन में बचे, 6 में से 2 तो प्रॉफिट को एलोकेट करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू अर्न 10% प्रॉफिट ऑन योर सेल्स। तो फिक्स कॉस्ट के लिए कितना बचा, दैट इज़ ओनली 4 रुपीज़। तो आप इतने यूनिट बनाओ कि आपका फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 4 रुपये हो जाए। और एक चीज़ इससे पहले वाले सम में भी बोल रहे थे, एज यू इंक्रीज योर प्रोडक्शन योर फिक्स कॉस्ट विल रिड्यूस, ठीक है। तो रिड्यूस करके उतना लेके जाना है कि 4 रुपीज़ हो जाए। तो बस वो सिंपल है, 72,000 डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, उतने यूनिट बनाने पे काम हो जाएगा। एंड आंसर तो सीधा आ गया ना 1,98,000। तो ये पैटर्न भी अलाउड ही है, कोई रोक नहीं रहा अपने को,
क्लियर है, कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए मुझे, एक्स एक्स एज्यूम भी नहीं किया। बट इसमें वो एक्स वाला क्या होता है कि अपने वो फ्लो में आ जाता है, नेचुरल एप्लीकेबल चीज़ है, ठीक है, जो आपको समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थॉट है, बट मैं बोल रहा हूँ कि दोनों पैटर्न आपको आना चाहिए, कहीं पे भी अपने ब्लॉक हो सकते थे। क्लियर है। अब लिखना स्टार्ट करना है हमको, तो ये वाला जो पार्ट है आपको ये पहले लिखना चाहिए। एक मिनट, यहाँ पे एक काम करो ना, ये निकाल दो, 39,60,000 तक लिख लो यहाँ पे पॉज करके, फिर आप उसके कंटिन्यूटी में यूनिट लिख देना। यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर उसके बाद ये कॉपी हो गया आपका, तो उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपको इस पैटर्न से करना चाहिए, ठीक है। सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट इन यूनिट्स, आप इसको कॉपी कर लो, ये भी करना चाहिए कॉपी आंसर। ओके, इसको पॉज करके कर देना। अगर ये भी ख़त्म हो जाए तो लास्ट ये है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 4 है, इस तरीके से इसको आप हाईलाइट करना, बिकॉज ये अपने रिवर्सल जाके निकाला है, पूरा चीज़ इस पे डिपेंडेंट था। क्लियर है। तो ये भी बहुत क्लियरली समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट सम देखते हैं अपने। यस, जो नेक्स्ट सम करना है दैट इज सम नंबर 11। रीड करना आप लोग। ये इजी वाला सम है, मीन्स बहुत इजी है। डेटा को आप इनको पहले रीड करने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, ठीक है, क्या पूछ रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में, ये कहाँ से आ गया, तो है ये ऐसा सम एक। रीड करना आप लोग। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑपरेशन ऑफ 2003 हैज़ बीन मेड अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ AAA। ठीक है, AAA का कुछ रिकॉर्ड्स में से दिया हुआ है, कंपनी होगा AAA। सेल्स इज 1 लाख, सेल्स आपका 1 लाख था। डायरेक्ट मटेरियल यूज इज 40,000। डायरेक्ट मटेरियल जनरली वेरिएबल कॉस्ट होगा। डायरेक्ट लेबर 15, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 20, फिक्स सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस, ठीक है, सेलिंग एंड एडमिन कितना था 10,000। ग्रॉस प्रॉफिट, अब जीपी है ना, दैट इज कंसेप्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है, जो वो ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर आता है जीपी। नेट लॉस, अगेन ये दोनों जो कंसेप्ट है ना, कॉस्टिंग में ऐसा नहीं होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट अलग है और नेट प्रॉफिट अलग है। कॉस्टिंग में प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट। ये जो कंसेप्ट है वो अकाउंट्स का है, तो अकॉर्डिंगली अपने वो ट्रीटमेंट अकाउंट्स का फॉलो करना पड़ेगा। देयर आर नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, इट इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। क्या पूछ रहा है? वेरिएबल एंड सेलिंग एडमिन एक्सपेंस, वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस। तो आपको ये पता होना चाहिए सेलिंग एंड एडमिन इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट ट्रेडिंग अकाउंट। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन इन रुपीज़, ठीक है, मार्जिन इन रुपीज़। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन अगर निकालना हो तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन रुपीज़ वो आपका ना सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट से निकलेगा। फिर उसमें वो नहीं देखते कि वेरिएबल कॉस्ट कहाँ पे हुआ है, फैक्ट्री में हुआ है कि S&D है कि क्यों है, वो वेरिएबल में सब कुछ आ जाएगा। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड वो निकालना है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड ढूंढना है, ऐसा ही बोल रहा है। फिर ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ एंड फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS निकालना है। तो ना ये मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि ये सीधा सीधा सम है नहीं, मतलब अगर अपने इसको मार्जिनल कॉस्टिंग के दिमाग से सोचना स्टार्ट करेंगे ना तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। बाकी आंसर इसका बहुत सिंपल है, ठीक है। वैसे थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स सम है तो मैं आंसर लिख ही देता हूँ सीधा।
चलो ध्यान देना यहाँ पे सम नंबर 11। ओके चलो ध्यान देना यहाँ पे हम लोग को क्या क्या पूछा है। वेरिएबल S&D सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन रुपीस, तो कंट्रीब्यूशन कितना है वो, ठीक है। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, ब्रेक इवन पॉइंट एंड फिनिश। ब्रेक इवन पॉइंट अगर निकालना हो ना तो किससे, खैर अपने पर यूनिट में डेटा दिया नहीं है, तो बीवी का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो के लिए चाहिए सी अपॉन एस मल्टीप्लाई बाय 100। सी के लिए आपको निकालना पड़ेगा वेरिएबल कॉस्ट कितना है, और वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस तो पता नहीं है। तो ना एक चीज़ जो यहाँ पे करना पड़ेगा हमको, ये सब लिंक में था इसलिए पहले शेयर कर रहा था कि एक फॉर्मेट बनाते हैं। खैर ये बात स्ट्राइक होना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, ध्यान देना। पर्टिकुलर्स एंड रुपीज़, सेल्स माइनस, अब ध्यान देना पहले सब फैक्ट्री के कॉस्ट माइनस कर देते हैं। तो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये सब फैक्ट्री में आएगा ना, तो माइनस कर देते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, देन फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, देन वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। तो ये सब अगर माइनस कर देंगे, ध्यान देना आप लोग यहाँ पे, फिक्स ये मैन्युफैक्चरिंग हो गया। S&D तो किस में आएगा, वो जीपी के बाद आएगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये सब अगर माइनस कर देंगे ना तो यू विल गेट द आंसर ऑफ जीपी, जीपी आ जाएगा। तो ध्यान देना ये था आपका सेल्स 1 लाख, ओके। उसके बाद मटेरियल था 40, लेबर था 15। ये ना वैसे स्ट्राइक होना, मैं वापस से बोल रहा हूँ, इतना ईजी नहीं है, बट एक बार किया होगा तो बहुत कंफर्टेबल है। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, क्या वो पता था? यस पता है, दैट इज़ व्हाट 20,000, तो ये 20,000। और अब सुनना ध्यान से, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में वेरिएबल क्या है, वो तो क्वेश्चन नंबर 3 था, बट लकीली वी नो अबाउट दी जीपी, जीपी का पता है, तो जीपी आ गया आपका 20,000। तो ये रिवर्स जाके तो ये निकाल ही सकते हैं ना कि 1 लाख में से ये सब माइनस कर दो, 40, 15, फिर 20, बचा कितना, 25, और उसमें से 20 तो वो प्रॉफिट है। तो ये जो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आएगा वो आएगा 5,000, ठीक है। और ये आंसर नंबर 3 है आपका। आई होप ये क्लियर है। उसके बाद अगर अपने आगे बढ़े तो जीपी में से आपका फिक्स्ड S&D एंड एडमिन ओवरहेड एंड वेरिएबल S&D एंड एडमिन ओवरहेड, ये दोनों माइनस करेंगे तो आ जाएगा क्या, प्रॉफिट। और प्रॉफिट आपका है -5,000, मीन्स लॉस है। अब ध्यान देना वो डेटा दिया ही था, दिया ना, लॉस 5,000। अब फिक्स S&D एंड एडमिन एक्सपेंस था 10,000, तो वो अगर यहाँ से अपने माइनस कर दे 10,000, तो वेरिएबल S&D एंड एडमिन एक्सपेंस दैट इज़ नॉट गिवन इन क्वेश्चन, कहाँ दिया है, नहीं दिया है। इनफैक्ट वो तो पूछा है आपसे, ठीक है, अगर पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में, देखना ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ ही लिया है, तो हम लोग अगर उसको यहाँ पे रिवर्स वर्किंग में रखें कि 20 में से 10 गया और -5 आंसर आना है, तो ये आ जाएगा 15,000, तभी तो वो -5 आएगा। और इनफैक्ट दैट इज़ योर आंसर नंबर 1, ठीक है, आंसर नंबर 1 है ये टेबल बनाने के बाद बहुत सारे आंसर मिल गए आपको। आंसर नंबर 1 अगर लिखे अपने, दैट वेरिएबल S&D एंड एडमिन, तो वो आपका मिला के आ गया 15,000। ओके, सेकंड क्या था, सेकंड आंसर, अब 1 बाय 1 चेक करते हैं। दैट इज़ कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन रुपीज, सीपी कंट्रीब्यूशन कितना है, ध्यान देना, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, सारे वेरिएबल कॉस्ट आ जाएंगे। तो सेल्स तो 1 लाख था। अब ध्यान देना वेरिएबल कॉस्ट में क्या मटेरियल वेरिएबल है, यस, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल है, यस,
फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवर नहीं, बट ये 5,000 वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और वेरिएबल S&D एंड एडमिन एक्सपेंस, तो यहाँ से माइनस करें 40,000, 15,000, फिर था 5,000। ये समझ में आ रहा है जो टिक किया हुआ है, और 15,000। ठीक है, ये माइनस कर दे तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। तो 1 लाख में से ये सब माइनस करे तो ये हो जाता है आपका 75,000। तो कंट्रीब्यूशन इज़ 25,000 रुपीज़। ठीक है, और अगर आपको पीवी रेशियो निकालना है, खैर वो पूछा नहीं है बट अपने ये काम आने वाला है आगे, खैर जब आएगा तब देखेंगे। ठीक है, चलो थर्ड क्या था देखा, थर्ड था वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, तो वो तो निकाल दिया ना अपने ने। थर्ड आंसर था वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, तो वो तो था कितना 5,000, वो आपने थर्ड आंसर लिख लिया। अब बोलो फोर्थ, ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, फोर्थ इज बीईपी, इन रुपीस से निकाल पाएंगे तो होगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब ध्यान देना, फिक्स कॉस्ट पूरे टेबल में जो जो टिक किया था ना वो वेरिएबल था, तो जो जो बाकी है तो फिक्स कॉस्ट में एक ये रहा फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, दैट इज व्हाट 20,000। इसके अलावा ये भी तो है फिक्स एडमिन ओवरहेड, तो 20 + 10 30। देख लो और तो कुछ है नहीं। ठीक है, इन टोटल कितने खर्चे, 6 तो खर्चे, उसमें से 6 ही तो है ना, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6, उसमें से 4 वेरिएबल है तो 2 क्या हो जाएंगे फिक्स्ड। तो ये हो जाएगा 20 + 10, इसको हटा देते हैं, 20,000 + 10,000 होल डिवाइडेड बाय आपका आएगा पीवी रेशियो, और पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा। तो विद गिवन डेटा पीवी रेशियो उसका फॉर्मूला होता है C/S × 100। ध्यान देना, अभी अपने 1 लाख का सेल्स कर रहे हैं और उसमें 25,000 का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो हमको तो यही चाहिए ना कि दोनों में पैरिटी, 1 लाख के सेल्स में कितना कंट्रीब्यूशन पता है हमको, कंट्रीब्यूशन और सेल्स में पैरिटी चाहिए। तो ये 25,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, और आंसर इज़ 25%। तो इसको उठा के यहाँ रख दे, 30,000 डिवाइडेड बाय 0.25, आंसर इज़ 1,20,000 रुपीज़। तभी जाके बीईपी आएगा। और ऑफ कोर्स अभी आप लॉस में हो क्योंकि आपका सेल्स अभी बीईपी तक नहीं पहुंचा है। बीईपी 1,20,000 है, आपका सेल्स अभी भी 1 लाख ही है, तो आप लॉस में हो, ऑब्वियस है। क्लियर है? और कितना लॉस है ना वो भी देखो ध्यान से आप। 1,20,000 पे आपका 1,20,000 पे आप बीईपी होंगे, आप कितने पे हो अभी 1 लाख पे, कितना शॉर्टफॉल है 20,000। तो 20,000 का लॉस नहीं होता है। जैसे बीईपी से ऊपर पहुंचने पे जितना सेल्स है उतना थोड़ी ना प्रॉफिट होता है, इंक्रीमेंटल सेल्स पे जितना कंट्रीब्यूशन होता है ना उतना प्रॉफिट होता है। वैसे ही डेफिसिट ऑफ सेल्स है ना, उसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहता है, तो इसका 25%, 25 पीवी रेशियो, तो 5,000 का अभी लॉस होगा। और देख लेते अपने, वही तो है, ये रहा ना 5,000 का लॉस। क्लियर है? तो क्या रिकंसाइल कर रहे थे, बाकी आई होप ये तो आता होगा आपको। अब लास्ट पार्ट क्या था, वो बहुत इजी है, फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट तो सिंपल ही है ना, आंसर नंबर 5, फैक्ट्री कॉस्ट COGS पूछ रहे वो लोग। ठीक है, इस केस में फैक्ट्री कॉस्ट में आप कॉस्टिंग वाला अप्रोच लगा नहीं सकते, बिकॉज कर ही तो अपने वो रहे हैं। अब ध्यान देना, पूछ क्या रहा है, फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो ये अपने COGS निकालना पड़ेगा। बोले सर हम फैक्ट्री कॉस्ट तो अपने कॉस्टिंग का कंसेप्ट लगाएंगे ना, आपका कॉस्टिंग चल ही नहीं रहा है यहाँ पे, पूरा टर्म किस में चल रहा है, अकाउंटिंग के बेस पे। तो अपने करेंगे COGS इज इक्वल टू सेल्स माइनस GP सीधा। तो सेल्स आपका 1 लाख है और GP 20,000 है, तो COGS जिसको फैक्ट्री कॉस्ट भी बोला जाएगा फॉर अकाउंटिंग नॉर्म्स, दैट विल बी व्हाट 80,000 रुपीज। डन।
और अगर हम लोग अपने कॉस्टिंग के हिसाब से करते हैं ना तो भी 80,000 ही आता। फैक्ट्री कॉस्ट तो वही आता ना, बिकॉज फैक्ट्री कॉस्ट में क्या आता है, ये आएगा डायरेक्ट मटेरियल एस 40, डायरेक्ट लेबर आएगा यस, फिर फिक्स मैन्युफैक्चरिंग और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब ये 4 चीज़ें आती, फर्स्ट सेकंड 3 एंड 4, सबका टोटल कितना होता है 80,000, दैट इज़ योर फैक्ट्री कॉस्ट। क्लियर है? तो आपको कॉपी करना है ये सब चीज़ें। चलो ये फालतू की चीज़ें जो है उसको हटा देते हैं। आई होप अब बहुत क्लियर है। ठीक है, तो ये सम नंबर 11 है। इसका पहले ये टेबल बना दिया पूरा मैंने फॉर्मेट, उसके बाद आप पॉज करके यहाँ कॉपी कर देना। उसके बाद ये रहे पहले 3 आंसर। वेरिएबल कॉस्ट 15,000, कंट्रीब्यूशन तो 25,000 का है, और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 5,000। पॉज करके कर देना। फिर ये 4th एंड 5th आंसर। बीपी 1,20,000 आएगा, और फैक्ट्री कॉस्ट कितना आएगा 80,000। क्लियर है? ओके, तो यहाँ तक रखते हैं। आई थिंक सो 1 आवर एंड 30 मिनट से भी ज़्यादा लेक्चर हो गया ये। इसके बाद का जो लेक्चर है ना वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट होगा, बिकॉज उसमें एक और चीज़ जो नया इंट्रोड्यूस होगा अपने, तो वो आपको नेक्स्ट डे मिल ही जाएगा। क्लियर है? तो आप चेक कर रहे होंगे, आपको कंटिन्यूटी पे लेक्चर मिल रहे हैं अभी, तो आई होप आप भी उसी इंटेंसिटी के साथ लेक्चर को ख़त्म कर रहे हो। जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हुआ है, ठीक है, वो वेलकम स्टेप है इंस्टीट्यूट के साइड से, बट हम अगर थोड़ा वो हायर इंटेंसिटी से काम करें ना तो बेटर है। क्लियर है? ये जो टाइम है वो कोई परमानेंट बेसिस पे रहने वाला नहीं है। ठीक है, इससे भी बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स पहले आए हैं और चले गए। क्लियर है? हम लोग जहाँ हैं वहीं रहने वाले हैं। कोई हाँ, वो ऑफ कोर्स वो सब प्रिकॉशन जो लेने हैं वो आप अपनी साइड से ले रहे होंगे, बाकी इतना कोई मेंटली वो हैवी नहीं हो जाए ये चीज़ अपने पे। ठीक है, अब तो जब कोरोना जाएगा तभी सब देखेंगे क्या होता है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी मेंटालिटी कैरी कर दे, तो अपने पास जो टाइम है उसको प्रॉपर यूज़ करो। ठीक है, और कोई है ना अर्ली कॉल नहीं लो कि हम तो दिसंबर में अटेम्प्ट 2 ग्रुप देने वाले थे अब नहीं देंगे, या अभी जून वाला एग्ज़ाम नहीं देने वाला है अब जुलाई वो एग्ज़ाम नहीं देंगे, अपने सिलेबस कैसे करेंगे। आप है ना जब आएगा तब देखो सब चीज़ों को। ठीक है, आप पहले से कुछ प्रिडिक्ट नहीं करो, अपने साइड से जो हो सकता है वो सिर्फ चीज़ों को जो आपके कंट्रोल में ना उस पर फोकस करो, इतना ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक मत हो जाओ। क्लियर है? तो आई होप आपके पास अभी टाइम है, आप प्रॉपरली लेक्चर्स को देखो। इसका आपको एग्ज़ाम देना नहीं देना, कब देना है, वो सब आप टाइम पे छोड़ दो। क्लियर है? तो अब अभी यहाँ तक रखते हैं। इसके बाद वाला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट डिस्कस होगी। ठीक है, और हम लोग एडवांस पार्ट में भी एंटर कर लेंगे, मतलब ये जो सम्स है ना उसमें एंटर कर लेंगे। और ऐसा कुछ एडवांस नहीं है, आप एंटर करते हुए ऐसा नहीं लगेगा हर सम बहुत सुपर है। ठीक है, इनिशियली 5-7 सम आपको बहुत सिंपल ही लगेंगे, वो कन्वेंशनली लगेंगे। अगर ये इनिशियल जो 14 सम है ना उस पर आपका ग्रिप आ रहा है तो। क्लियर है? ओके, तो यहाँ तक रखते हैं।